देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसमें लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन कैसे होता है और उसका मेथड्स क्या है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। जैसे मैंने बोला है, नोट डाउन कर लो तो आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को जब हम लोग रिकलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन। अब इसका हम लोग लिख रहे हैं सोर्सेस का क्या क्या है, ठीक है। हम लोग कहाँ से सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोर्स होता है, गवर्नमेंट सोर्स होता है, प्राइवेट सोर्स होता है, क्वासी गवर्नमेंट सोर्स होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोर्स में जैसे देखो कुछ नाम लिख देते हैं हम लोग को जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सोर्सेस, ठीक है। इंटरनेशनल सोर्सेस होता है जिसमें आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब हेल्थ के बारे में, ठीक है, कुछ भी अगर हमें पता करना होता है तो उसका ऑथेंटिक इंटरनेशनल सोर्स है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड के समय पे देख सकते हो कि इसको हु बोलते हैं शॉर्टकट में। हु जो भी कुछ बोल रहा था वो हम लोग मान के चल रहे थे, क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्स होता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहां कहाँ पर कितने लोगों का डेथ हो जा रहा है कोविड से, क्या वैक्सीन आया है नहीं आया है, सारी चीजों का अपडेट मिलता था, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये अगर हमें हेल्थ के बारे में पता करना है। दूसरा होता है ILO। ILO हमें किस बारे में बताता है? ILO हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें किस बारे में बताता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये हमें लेबर के बारे में बताता है कि लेबर का क्या कैसा क्या सिचुएशन है, ठीक है, क्या पेमेंट वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा है। तो लेबर रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता करना है उसके लिए हमें ILO से पता चलता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग मैम। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। अगर हमें कुछ मॉनिटरी फंड के बारे में पता करना है, ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में पता करना है तो IMF से ये हमारा सोर्सेस होता है। अगर हमें बैंक है जो कि हमें बैंक के बारे में डेटा प्रोवाइड कर सकता है, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सोर्सेस हो गया। इसके अलावा क्या होता है? सेकेंड लिखते हैं गुड मॉर्निंग सुनील। गुड मॉर्निंग मैम। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, देखो अभी जस्ट इतना ही स्टार्ट किया हम लोगों ने, लास्ट दिन यहाँ तक किया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जो कलेक्ट होता है उसका सोर्सेस क्या है, ठीक है। हम जो भी लिखवाएंगे तुम लोग के MCQ के लिए रेलिवेंट होगा, इतना ही करना काफी होगा, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सोर्सेस, गवर्नमेंट सोर्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट सोर्सेस जहां से हम लोग डेटा ऑलरेडी जो कलेक्टेड है उसे रिकलेक्ट कर सकते हैं। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया में कहाँ कहाँ, मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सोर्सेस क्या क्या है, ठीक है। तो पहला लिखते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि CSO, ठीक है। दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है।
यानी कि NSSO, ठीक है। तो अगर हमें किसी चीज के बारे में डेटा चाहिए, तो अगर हमें गवर्नमेंट सोर्सेस चाहिए तो इंडिया में CSO, NSSO, ठीक है, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। और अगर हमें बैंक के बारे में पता करना है तो ये देखो, मतलब रेगुलेशंस जो RBI लाती है, रेगुलेटर्स, जैसे बैंक को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेटर्स में RBI जो कि बैंक को रेगुलेट करता है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कंपनी को जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। दूसरा हो गया रेरा और इरडा, ठीक है। इस तरीके का सोर्सेस जो इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, जहां से हमें अपना रेलिवेंट डेटा जो है हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि RBI का डेटा से हमें बैंक के बारे में पता चल जाएगा, सेबी से हमें कंपनी रिलेटेड डेटा पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग जो है यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्सेस है, ठीक है। रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रियल एस्टेट के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट, मतलब तुम लोग थोड़ा सा याद रखना, अगर MCQ में पूछ ले तो उसका तुम लोग आंसर दे पाओगे, ठीक है। और इड्डा होता है इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये तुम लोग अगर चाहो तो लिख लो। RBI होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इड्डा का होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने लिखा इंटरनेशनल सोर्सेज जैसे कि हु वगैरह, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज लिखा, और लिखते हैं क्वासी गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट। मतलब प्राइवेट या फिर आधा, हाफ गवर्नमेंट जो है वो क्वासी गवर्नमेंट होता है। ऐसे सोर्सेस का नाम है जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसे ISI बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर चाहो तो लिख लो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। दूसरा है ICAR, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर NCERT, ठीक है। ये सब जो है प्राइवेट और क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस है, जहां से हम लोग डेटा, अपना रेलिवेंट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे लिखते हैं कुछ अनपब्लिश डेटा भी होता है, रिसर्च पेपर्स एंड अदर पब्लिश्ड, सॉरी, अनपब्लिश्ड एंड रिसर्च पेपर्स एंड अदर अनपब्लिश्ड सोर्सेस। या फिर हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कुछ रिसर्च पेपर्स को कलेक्ट करके, या फिर कुछ अदर अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज, मतलब जिसका उतना ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे सर्च करने से हमें बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं ना। जैसे उसका, अब तुम लोग को ये भी तो समझना पड़ेगा कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा ऑथेंटिक नहीं है। बहुत सारा इररेलेवेंट डेटा, बहुत सारा डेटा होता है जिसका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है। तो इस तरीके के डेटा को बोला जाता है अनपब्लिश्ड, ठीक है, मतलब उसका कुछ ऑथोरिटी नहीं है, अनपब्लिश्ड डेटा है। उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए वो रेलिवेंट है नहीं है, कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, कुछ नहीं, ये MCQs के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। क्या, कहाँ से हम लोग सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल डेटा, इंटरनेशनल लेवल पे कलेक्ट करना है तो हु, यानी कि हेल्थ के बारे में अगर कुछ पता करना है तो हु हमें बताएगा, लेबर के बारे में पता करना है तो ILO, और मॉनेटरी फंड वगैरह के बारे में IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ऐसा बहुत सारा सोर्सेस होता है। जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। और गवर्नमेंट सोर्सेस इंडिया में अगर देखेंगे तो इंडियन स्टैटिस्टिकल, सॉरी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी में RBI, सेबी, रेरा, इरडा, ठीक है, इरडा इंश्योरेंस
डेवलपमेंट के लिए, रेरा जो है जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्ट के लिए, आरबीआई जो है बैंक के एक्ट के लिए, सेबी जो है कंपनीज एक्ट के लिए, और प्राइवेट और क्वासी गवर्नमेंट में तो अभी अभी हम लोगों ने लिखा, और कुछ रिसर्च और अनपब्लिश्ड जो है सोर्सेस, उससे भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्क्रूटिनी ऑफ डेटा क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं स्क्रूटिनी ऑफ डेटा। ठीक है, इसका जो है डेफिनेशन हमें कभी कभी जो है एमसीक्यू में डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, जस्ट हमें ये लैंग्वेज देके ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, उससे हमें आंसर देना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्क्रूटनी ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है। देखो, स्क्रूटनी का मतलब होता है चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी का पूरा मतलब हो गया कि हम लोग जब डेटा का एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी चेक करते हैं उसे बोला जाता है स्क्रूटनी। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी का मतलब होता है एरर फ्री, मतलब हम लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो डेटा सही होना चाहिए, एरर फ्री डेटा होना चाहिए। अब एरर फ्री है कि नहीं, कैसे? जैसे देखो, एक एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं, अगर हम लोग मान लो कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को वहां पर देखना पड़ेगा कि जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो एरर फ्री है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो किसी ने बोला कि किसी ने अपना मान लो फोन नंबर दिया। ठीक है, अब फोन नंबर नॉर्मली हमें पता है कि 10 डिजिट्स का होता है। ठीक है, मतलब 10 नंबर होने से ही वो ऑथेंटिक होता है, एरर फ्री होना चाहिए। अब कोई लिखते लिखते मान लो अपना मतलब जो है 10 डिजिट की जगह कुछ और लिख लिया, ठीक है, तो ये हो जाता है गलत। ठीक है, तो एक्यूरेट डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, और कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, मतलब एक के साथ एक का जो है मतलब लिंक जो है वो सही होना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने बोला कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। ठीक है, मान लो कोई एक डेटा है जहां पर किसी का एजुकेशन लेवल पूछा जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। ठीक है, और इधर वो जो है ग्रेजुएशन का जो मतलब स्ट्रीम दिया हुआ है वो कल मतलब वहां पर टिक नहीं किया। ठीक है, जाके सीधा 12th वाले, मतलब मान लो ऐसे लिखा हुआ है 11th का एक बॉक्स बना हुआ है 12th, फिर उसके बाद लिखा हुआ है जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सपोज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, गुड मॉर्निंग मंज। मॉर्निंग मैम। ठीक है, देखो, एक्यूरेसी क्या होता है कि सही है कि नहीं। जैसे मान लो स्पेलिंग सही है कि नहीं, फोन नंबर जो प्रोवाइड कर रहा है सही है कि नहीं, मतलब हम लोगों के दिमाग में तो भी तो कुछ रहना चाहिए। देखो, जब हम लोग डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है वो कौन होता है? वो होता है रेस्पॉन्स करने वाला, और हम लोग होते हैं कलेक्ट करने वाले। हम लोग को इन्यूमरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसे इन्यूमरेटर बोलते हैं। ये देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो डेटा कलेक्ट करता है उसे हम लोग इन्यूमरेटर बोलते हैं, पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद रेस्पोंडेंट एंड फिल द क्वेश्चनरीज। तो मान लो हम लोगों ने कुछ एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लिया, क्वेश्चनरी बना लिया, जहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि किसी का एजुकेशन लेवल पूछा जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि हम ग्रेजुएट है, इधर ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी में टिक नहीं कर पा रहा है, मतलब हो सकता है वो गलत बोल रहा है, हमें देखना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है, किसी का मान लो डेट ऑफ बर्थ, मान लो किसी का जो है जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान लो बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो मान लो बोल रहा है कि 6/9/2000, ऐसे देख लो 1990। ठीक है, अब एज जो है, एज के जगह पे वो लिख रहा है अपना एज, मान लो वो लिख रहा है 27 ईयर्स। ठीक है, 27 ईयर्स, तो ये गलत हो रहा है क्योंकि 1990 होने से मुझे 1990 होने से एज जो है 27 नहीं होगा, उससे क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, इस तरीके का कोई एरर है कि नहीं, कंसिस्टेंट चीज है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई बोल रहा है वैक्सीन का, मान लो जगह दिया हुआ है कि हाँ वैक्सीन लिए हो कि नहीं लिए हो, ऐसा कोई स्पेस है, तो वहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि हम लोग वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन हमें पूछा जा रहा है कौन सा लियो, क्या क्या वैक्सीन आया हुआ था ना, नाम भी सारा भूल गए, मतलब
क्या अलग अलग नाम था, तो मान लो वहां पर नाम भी दिया हुआ है कि आपने कौन सा वाला वैक्सीन लिया है, सपोज ए बी सी, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो कि आप वैक्सीनेटेड हो, मतलब आपने वैक्सीन ले लिया है, तो कौन से टाइप वाला लिया है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो कौन से यूनिवर्सिटी से हो, मान लो, वो भी पूछ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है कहीं वो गलत डेटा मतलब नहीं प्रोवाइड करे, एरर फ्री होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो बात कर रहा है उसके बाद वाले लिंक के साथ मतलब बात जो है लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कोई बोल रहा है मेरा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर जो है वो 1990 है और अभी 2023 के हिसाब से वो अपना एज बोल रहा है, मान लो 50 इयर्स लिख रहा है सपोज, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनकंसिस्टेंसी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक्यूरेसी है कि नहीं, मतलब डेटा जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो एरर फ्री है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रूटनी का मतलब ये होता है। अच्छा, अब और एक चीज भी हमें देखना पड़ेगा, फाइंडिंग एरर, फाइंडिंग ऑफ एरर्स बाय इन्यूमरेटर, ठीक है। इन्यूमरेटर्स कौन है, जो जाके एक स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्सन जो जाके डायरेक्टली जिनसे क्वेश्चंस करना है, जिनके जिनके ऊपर सर्वे करना है, उनसे जाके डायरेक्टली पूछ के और एक जो क्वेश्चनरीज को फिलअप करता है। क्वेश्चनरीज का मतलब क्या था, क्वेश्चनरीज का मतलब था वेल ड्राफ्टेड, एक ये देखो वेल ड्राफ्टेड, प्रॉपरली सीक्वेंस, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ बना हुआ एक फॉर्म, ठीक है, जिसको क्वेश्चनरीज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर फाइंडिंग ऑफ एरर बाय इन्यूमरेटर वाइल, ऐसे लिखते हैं वाइल फिलिंग और रिसीविंग क्वेश्चनियर, ठीक है। अगर इन्यूमरेटर डेटा जो है फिलअप कर रहा है तो हमें ये भी देखना चाहिए कहीं इन्यूमरेटर से तो कोई गलती नहीं हो रहा है। फाइंडिंग ऑफ एरर्स, हमें एरर्स ढूंढ लेना है बाय इन्यूमरेटर। अगर इन्यूमरेटर के थ्रू से कुछ गलत हो गया है जब वो डेटा फिलअप कर रहा है, या फिर क्वेश्चनरीज करने के बाद जो आंसर रिसीव कर रहा है उसको फिलअप करने में अगर कोई गलती कर रहा है, तो वो भी हमें चेक कर लेना चाहिए। दैट इज ऑल्सो चेकिंग, वो भी स्क्रूटनी के अंडर ही आता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक, ठीक है। when two or more series of related data, ठीक है, रिलेटेड डेटा में कंसिस्टेंसी चेक किया जाता है। रिलेटेड डेटा आर गिवन, चेक ईच अदर, ठीक है। रिलेटेड डेटा अगर दिया हुआ है तो हमें उसको चेक करना चाहिए लगातार, ठीक है, ताकि इंटरनल कंसिस्टेंसी बना हुआ रहे, ठीक है। जैसे मान लो कोई बोल रहा है कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ठीक है। अब मान लो उसके पास से सारे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं कि आपका 10th का 12th का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दो। अब वो 10th 12th का तो दे रहा है, बट उसके पास ग्रेजुएशन का कोई भी डेटा नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास होगा डेटा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, रिजल्ट कुछ तो होगा। तो वही बोल रहा है कि हमें कंसिस्टेंसी चेक करना चाहिए। आप फॉर्म फिलअप पे लिख दे रहे हो कि हाँ हम ग्रेजुएट है, लेकिन आपके पास उसके अगेंस्ट में कोई डेटा नहीं है, ठीक है। या फिर आप फॉर्म फिलअप जब कर रहे हो उसमें लिख नहीं रहे हो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंस बात हो रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बरकरार होना चाहिए। तो वही चीज बोल रहा है, व्हेन टू और मोर सीरीज ऑफ रिलेटेड डेटा आर गिवन, चेक ईच अदर कंसिस्टेंसी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कंसिस्टेंसी के, ठीक है। जैसे मैंने कोविड वाला बोला, अगर वैक्सीन लिया है तो वैक्सीन का नाम भी लिख दो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, या फिर डेट ऑफ बर्थ के साथ या फिर डेट ऑफ ईयर के साथ एज मैचअप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करना चाहिए। और अगर कुछ गलत फिलअप हो रहा है तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मान लो फोन नंबर गलत दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा चीज, ठीक है। जैसे मान लो कुछ स्पेशल आईडी होता है ना, जिसका एक फिक्स, जैसे मान लो फोन नंबर हमारा जितने डिजिट का होता है, वैसे कोई अगर आईडी है कि स्पेसिफिकली इतने ही डिजिट का होगा, लेकिन जो प्रोवाइड कर रहा है वो उससे कम या ज्यादा कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मिसलीड करना चाह रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। एरर फ्री डेटा कलेक्ट हो रहा है कि नहीं और डेटा में कंसिस्टेंसी है कि नहीं, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। और फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखेंगे, कंसीडर इन्यूमरेटर्स bias while using data,
ठीक है। जब डेटा यूज करेंगे तब हमें देखना चाहिए जो इन्यूमरेटर है क्या उसका कोई बायसनेस था उस डेटा को कलेक्ट करने के टाइम पे, यानी कि वो गलत डेटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो कभी कभी हमें बोला जाता है ना फीडबैक दे दीजिएगा, जैसे मान लो कोई डिलीवरी करता है, ठीक है, जैसे मान लो जोमेटो वगैरह में भी डिलीवरी होता है तो बोलते हैं ना एक बार थोड़ा फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है। या फिर आज के डेट पे कहीं पर भी जाओगे, जैसे कोई फर्नीचर शॉप में गए या फिर कोई मॉल्स वगैरह, हर जगह पे देखना फीडबैक का एक जो है रहता है कि आप एक फीडबैक दे दीजिए। तो एक होता है कि बोल दिया आप फीडबैक दे दीजिए, हम लोग अपने मन से दे दिए, ठीक है। अगर कोई हमें इंसिस्ट कर रहा है, मान लो कि बोल रहा है प्लीज 5 स्टार दे दीजिएगा, ठीक है, मान लो ऐसा बोल रहा है, ठीक है, प्लीज 5 स्टार दे दीजिएगा या फिर ऐसा कीजिएगा, मतलब हमें अपना राय नहीं दे रहा है, वो खुद ही थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट करके बोल रहा है कि दे दीजिएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये इन्यूमरेटर का बायसनेस है। हो सकता है कि उसका 5 स्टार, मतलब देखो 5 स्टार होने से तो बेनिफिट होता ही है, तो मान लो इस तरीके से कुछ अगर इन्यूमरेटर का कोई बायसनेस था वो भी हमें ध्यान में रखना है। मतलब इससे क्या होता है, मान लो किसी को कोई सर्विस खराब लगा, उसके लिए वो उसको 5 स्टार की जगह 4 स्टार देने वाला था, बट उसको इंसिस्ट करने की वजह से उसने 5 स्टार दे दिया, तो डेटा जो है वो सही कलेक्ट नहीं हुआ। तो हमें वो भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इन्यूमरेटर का कोई बायसनेस तो था नहीं उस डेटा को कलेक्ट करते टाइम, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो स्क्रूटिनी का मतलब होता है हर तरह का चेकिंग, ठीक है, एक्यूरेसी चेकिंग, कंसिस्टेंसी चेकिंग, इन्यूमरेटर का बायसनेस चेकिंग, हर तरीके का चेकिंग को हम लोग बोल सकते हैं स्क्रूटिनी ऑफ डेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का डेटा कलेक्शन कंप्लीट हो गया। देखो लास्ट दिन मेरा जो है सेकेंडरी बाकी रह गया था। ये देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर स्टार्टिंग से तो बहुत सारा चीज पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था लास्ट दिन, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। मतलब हम लोग लास्ट दिन यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है। मैंने बोला भी था सारी चीजों को लिखने के लिए, नहीं तो तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे, एमसीक्यू करेंगे ना तब देखना। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने डेटा कलेक्शन कैसे होता है प्राइमरी सेकेंडरी, तो हम लोगों ने सेकेंडरी डेटा लास्ट दिन नहीं कंप्लीट किया था तो आज कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हम जो बोल रहे थे हम लोग स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था। और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है ये एक साइंटिफिक मेथड है जो डेटा कलेक्शन कैसे होता है, उसका एनालिसिस कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये हमें बताता है। तो कलेक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, और एनालिसिस बाकी सारे चैप्टर्स में पढ़ा जाता है, इस चैप्टर में नहीं होता है वो, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, देखो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डेटा को प्रेजेंट करना, ठीक है। अब प्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो डेटा को हम लोग टाइम वाइज प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को हम लोग जो है कुछ स्पेशल स्टेट वाइज मतलब जियोग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग डेटा को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। देखो एक्चुअली डेटा जो है ना, एक होता है डेटा का एनालिसिस जो होता है, ठीक है, वो डेटा को कलेक्ट करने के पहले भी होता है, कलेक्ट करने के बाद का भी एक एनालिसिस होता है, ठीक है। अच्छा देखो डेटा प्रेजेंटेशन हम लोग जो करेंगे, प्रेजेंटेशन भी हम लोग का दो तरीके से होता है। प्रेजेंटेशन होता है हम लोगों का, एक होता है एनालिसिस के पहले और एक होता है एनालिसिस के बाद। जैसे मान लो तुम लोग देखते हो रिपोर्टर लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जब किसी से इंटरव्यू करते हैं, किसी से भी करे, ठीक है, कोई एक्टर एक्ट्रेस से हो या कोई पॉलिटिशियन से हो, तो एक छोटा सा नोटबुक में सारी चीजों को लिख के लेके चले जाते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन वैसे थोड़ी कर देते हैं जैसे लिख के लेके जा रहे हैं। फिर उसको अपने हिसाब से लिख के उसका अच्छे से रिपोर्टिंग करके तब ना जाके वो पेपर में वो से प्रिंट करते हैं अपने न्यूज पेपर में, ठीक है। तो जब वो पहला कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज रॉ डेटा कलेक्शन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, चलो यहाँ लिख के दिखाते हैं, ये साइड में, ठीक है। सबसे पहले क्या कलेक्ट होता है, सबसे पहले कलेक्ट होता है रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा मतलब हमें कुछ भी मिला, हम लोगों ने उसे लाइन बाय लाइन अपने हिसाब से, ताकि हम लोग समझ पाए एटलीस्ट, उस तरीके से कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसे हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है। फिर हम लोग उस डेटा को क्या करते हैं, उसे समराइज करते हैं, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उस डेटा को क्या करते हैं, उस डेटा को हम लोग समरी करते हैं,
ठीक है, उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, उसको नीट एंड क्लीन बनाते हैं, ठीक है, नीट एंड क्लीन बनाते हैं ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उस कलेक्टेड डेटा का करते हैं एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस डायरेक्टली नहीं करते हैं, उस रॉ कलेक्टेड डेटा को पहले उसका समरी क्लासिफिकेशन, मतलब पहले क्लासिफिकेशन होगा, पहले क्लासिफिकेशन नीट एंड क्लीन तरीके से उसे प्रेजेंट करना, फिर उसको समरी मतलब समराइज्ड वे में लिखना, ठीक है, फिर उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे, ठीक है, उसके बाद भी उसे प्रेजेंट करते हैं एक तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी ने वेदर रिपोर्ट का डेटा कलेक्ट किया, रॉ डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर उसका एक समरी बना लिया, उसको क्लासिफाई कर लिया नीट एंड क्लीन तरीके से, फिर उसको एनालिसिस किया कि क्या कंडीशन है वेदर का, ठीक है, फिर एक कंक्लूजन में आया गया, फिर उसको प्रेजेंट किया गया। अब वो प्रेजेंटेशन क्या है, वो प्रेजेंटेशन है, ये है प्रेजेंटेशन आफ्टर एनालिसिस, ठीक है, आफ्टर एनालिसिस। और ये है, ये भी एक तरीके का प्रेजेंटेशन है, ये भी एक तरीके का प्रेजेंटेशन है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस, ठीक है, प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस, ठीक है, बिफोर एनालिसिस, ठीक है, प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस। पहले डेटा जो कलेक्ट हुआ उसे सही तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, उसे अपने पास अच्छे से कलेक्ट कर लिया, समरी बना लिया, उसका क्लासिफाई कर लिया नीट एंड क्लीन तरीके से अपने पास जो है रख लिया, ठीक है, फिर उसका एनालिसिस किया, जो भी डेटा कलेक्ट हुआ, फिर उससे कंक्लूजन में आए, फिर उसे प्रेजेंटेशन किया। तो प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस होता है एज वेल एज प्रेजेंटेशन आफ्टर एनालिसिस भी होता है, ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे थे कितने तरीके से कोई ना कोई लॉजिक के ऊपर बेस करके डेटा को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर मीन्स प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा बेस ऑन सम लॉजिक, ठीक है, कोई लॉजिक या कोई बेसिस पे डेटा को जो है क्लासिफाई और ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये लिखा है मैंने, देखो, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मींस, इसका मतलब प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटाबेस ऑन सम लॉजिक, ठीक है, किसी लॉजिक पे डेटाबेस को अरेंज करना या फिर प्रोसेस करना। तो ये क्या क्या हो सकता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा का क्लासिफिकेशन जो है 4 तरीके से हो सकता है। एक होता है टाइम वाइज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 टाइप्स में, पहले लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। अगर हम लोग अपने डेटा को टाइम वाइज, ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो जाता है बेसिकली डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब अगर हम लोग डेट वाइज कोई डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डेट वाइज जब तुम लोग जर्नल एंट्री करते हो ना, तो जर्नल का डेफिनेशन अगर बचपन में कभी पढ़े हो तो देखना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल बनता है। जर्नल का देखो ना, डेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग डेट वाइज एंट्री करते हैं, ठीक है, डेट वाइज जो है हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जब हम लोग डेट वाइज कोई डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम वाइज, ठीक है, टाइम वाइज। और टाइम सीरीज का मतलब भी होता है हम लोग का टाइम वाइज होता है। अब टाइम का मतलब देखो, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग वीकली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या फिर मंथली डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा टेम्पोरल, ठीक है, टाइम सीरीज डेटा। अब इसका अगर एग्जाम्पल ले, ठीक है, जैसे कि अगर कोई कंपनी मान लो अपना प्रॉफिट का एनालिसिस कर रही है डेट वाइज, ठीक है, जैसे आज का 29, उसके बाद 30 ऐसे करके, ठीक है, या फिर मान लो एक एक महीने का कर रही है या फिर एक एक साल का कर रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेटा को, मतलब क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल या टाइम सीरीज जैसा हो रहा है उस बेसिस पे डेटा का क्लासिफिकेशन करना। तो एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ऑफ ए कंपनी। अगर कोई एक कंपनी अपना ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट का जो है डेटा
क्लासिफाई कर रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो टेम्पोरल या टाइम सीरीज बेसिस पे अपना डेटा का जो है क्लासिफिकेशन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जियोग्राफिकल और स्पैशियल सीरीज। ठीक है, ये क्या होता है, देखो जियोग्राफिकल वे में अगर हम लोग डेटा का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मान लो किसी कंपनी का बहुत सारे अलग अलग स्टेट में जो है अपना ब्रांच ओपन कर रखी है, तो वो अगर इस तरीके से अपना डेटा कलेक्ट कर रही है कि मेरा वेस्ट बंगाल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरा जो है महाराष्ट्र में कितना हो रहा है, दिल्ली में कितना हो रहा है, ठीक है, या फिर मान लो जो है जम्मू कश्मीर में कितना हो रहा है, तो इस तरीके से जब कोई अपना डेटा कलेक्ट कर रहा है मतलब जियोग्राफिकल वे में, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे कि इंडिया का वेदर नॉर्थ में कैसे रहता है, मतलब इंडिया को अगर हम लोग नॉर्थ और साउथ ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ इंडिया का वेदर कैसा है, साउथ इंडिया का वेदर कैसा है, इस तरीके से भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग डेटा को जो है जियोग्राफिकल वे में कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो हो जाता है जियोग्राफिकल और स्पैशियल सीरीज में डेटा का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसका ये एक हो गया, ये एक टाइप्स हो गया, इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। वेदर, जैसे मैंने बोला वेदर इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वेदर का डेटा कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया का वेदर कैसा है, साउथ इंडिया का वेदर कैसा है, इस बेसिस पे, तो इसको बोलेंगे जियोग्राफिकल वे में क्लासिफाई करना। ठीक है, तो इस तरीके का तुम लोग अपने हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे देखो, जैसे मैंने और एक एग्जाम्पल दिया ना, जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इन वेरियस स्टेट्स, प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जहां जहां जिस जिस स्टेट में इनका ब्रांच है वहां पर वो अपना प्रॉफिट को अगर उस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं कि हमारे अलग अलग स्टेट में कैसा प्रॉफिट है, तो वो जियोग्राफिकल वे में डिवाइडेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और एक होता है, जैसे देखो हम लोगों ने चार तरीका लिखा ना, एक दो, ठीक है, और दो तरीका है। यहाँ पर लिखते हैं क्वालिटेटिव और कार्डिनल डेटा। ठीक है, क्वालिटेटिव और कार्डिनल डेटा। तो ये कैसे होता है, क्वालिटेटिव और कार्डिनल डेटा का मतलब होता है, सॉरी क्वांटिटेटिव होगा, ये क्वालिटेटिव उसके बाद लिखेंगे, उसको ऑर्डिनल बोलते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, इसको लिखो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा। क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा का मतलब होता है जब हम लोग डेटा को क्वांटिटी यानी डिजिट्स में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई मैच में कितने सारे जो है, मान लो एक क्रिकेट मैच हो रहा है, वहां पर कितने सारे बैट्समैन है, कितने बॉलर है, कितने ऑलराउंडर है, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वो हम लोग को वो हो जाता है कार्डिनल डेटा कलेक्शन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा कार्डिनल डेटा कलेक्शन का मतलब हो जाएगा हम लोग का, जैसे कि ठीक है, एक एग्जांपल से लिखते हैं, पहले पहला वाला एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अगर तुम लोग चाहो तो इसके जगह लिख लो कि ऑलराउंडर। ठीक है, इन क्रिकेट टीम प्लेइंग इन कमिंग वर्ल्ड कप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम लोग का कैसा हो सकता है, जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, जैसे एक डेटा लिख देते हैं और एक एग्जांपल, वो भी हम लोग का हो जाएगा कार्डिनल डेटा। जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 75393, है, इस तरीके से लिख लिया। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर इसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये मान लो वेरिएबल्स है, ठीक है, ये वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ये देखो कितना बार है, ये है, पहले लिख लिया 7, फिर 5, ठीक है, फिर 3,
3924, 3924, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने बार कोई डेटा ऑकर कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख लिया, 7 1 टाइम्स ऑकर कर रहा है, ठीक है। 5 भी 1 टाइम्स, 3 जो है वो 2 टाइम्स ऑकर कर रहा है, 9 जो है वो 1 टाइम ऑकर कर रहा है, 2 1 टाइम, 4 1 टाइम, ठीक है। इसका टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल 7 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का क्वांटिटेटिव या फिर कार्डिनल डेटा, ठीक है। मतलब हम लोगों के पास जो डेटा गिवन था, मान लो ये डेटा है कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये किस चीज का है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का मार्क्स हम लोगों ने कलेक्ट किया है आउट ऑफ फुल मार्क्स 10, ठीक है। फुल मार्क्स 10। अगर 10 नंबर का एग्जाम लिया गया था, 10 मार्क्स का एग्जाम लिया गया था, जिसमें स्टूडेंट लोगों को कितना कितना मिला, 7 5 3 9 3 2 4, इस तरीके से हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया। तो हम लोगों ने देखा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उनका हम लोगों ने डेटा का प्रेजेंटेशन किया इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कार्डिनल डेटा का प्रेजेंटेशन या क्लासिफिकेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन डेटा में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, तो हम लोगों ने ये क्लासिफाई किया कि 7 एक जन को मिला, 5 एक स्टूडेंट को मिला, 3 2 स्टूडेंट को मिला, 9 1 स्टूडेंट को मिला, 2 1 स्टूडेंट को मिला, 4 1 स्टूडेंट को मिला, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा कलेक्शन। या फिर हम लोगों ने वर्ल्ड कप, कमिंग वर्ल्ड कप में जो भी टीम बन रहा है उनमें कितने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उसका काउंटिंग किया, दैट इज क्वांटिटेटिव या फिर कार्डिनल डेटा, ठीक है। कार्डिनल डेटा क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब कार्डिनल डेटा के तरह ऑर्डिनल डेटा भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा कलेक्शन, ठीक है। क्वालिटेटिव या ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखो, क्वालिटेटिव का मतलब होता है, हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स किसी का, एट्रीब्यूट्स को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डेटा में जैसे देखो, मैंने लास्ट दिन भी ये वाला एग्जांपल बोला था तुम लोगों को। एक रो में मान लो ऐसे 5 लोग खड़े हैं, ठीक है। ऐसे 5 लोग खड़े हैं। ये मान लो इंडिया से है, ठीक है, ये इंडियन है, ठीक है। ये मान लो जो है ये चाइनीज है, ठीक है, ये चाइनीज है, ठीक है। ये अमेरिकन है, ठीक है। ये भी मान लो इंडियन है, ठीक है। और ये मान लो जापानीज है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इनका नेशनलिटी का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। नेशनलिटी का डेटा देखा कि कौन इंडियन है, इंडियन। फिर हम लोगों ने देखा कि इंडियन 2 है, ठीक है। और जो चाइनीज है वो 1 है, अमेरिकन जो है वो 1 है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने चेक किया। तो क्वालिटी क्या था, यहाँ पर हम लोगों ने देखा उनका नेशनलिटी, ठीक है। या फिर हम लोग जेंडर भी देख सकते हैं। अगर मान लो 5 लोग लाइन पे खड़े हैं तो कौन मेल है कौन फीमेल है, 5 पर्सन अगर लाइन पे है तो कौन मेल है कौन फीमेल है, उसका हम लोगों ने पहले काउंटिंग किया। तो जब हम लोग मेल फीमेल के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। जब हम लोग जैसे मान लो कि ये सपोज मैंने बना दिया, ये देखो, ये 2 फीमेल है 3 मेल है, ठीक है। तो फीमेल कितने हैं, 2, ठीक है। मेल कितने हैं, ये 3 हो गया। लेकिन हम लोगों ने क्लासिफाई कैसे किया, हम लोगों ने क्लासिफाई किया जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। जेंडर के बेसिस पे, फीमेल और मेल। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 फीमेल है, फिर हम लोगों ने काउंट करना स्टार्ट किया, 2 फीमेल 3 मेल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने उनका क्वालिटी चेक किया। क्वालिटी रिगार्डिंग नेशनलिटी हो सकता है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स जिसे बोलते हैं, या फिर हो सकता है कि जेंडर वाइज हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये चेक करने के बाद फिर हम लोगों ने उस डेटा को क्या किया, उस डेटा को हम लोगों ने क्वांटिटी में ट्रांसफर किया। ये बात मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था कि स्टैटिस्टिक्स जो है क्वालिटेटिव डेटा को डायरेक्टली जो है उसे यूज नहीं कर पाता है, उसे क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ता है। ये देखो, स्टैटिस्टिक्स जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का डेटा को कलेक्ट करता है, बट उसका एक लिमिटेशन जो है, यहाँ पर लिमिटेशन जब हम लोगों ने लिखा था, ये देखो, quantitative data can only be used, however for qualitative data it needs to be quantitative। क्वालिटेटिव डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसे हमें क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना जरूरी है, नहीं तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट डेटा होता है जो कि क्वांटिटी बताता है। तो ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये देखो, जेंडर फीमेल और मेल, तो ये हम लोगों ने क्लासिफाई कैसे किया, उनके क्वालिटी, यानी क्वालिटी यहाँ पर जेंडर के बेसिस पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो उसके बाद देखो हम लोगों ने 2 और 3 लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा,
ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने किस में ट्रांसफर कर दिया, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट तो करता है बट उसे यूज नहीं कर पाता है जब तक वो उसे क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, मैंने और एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि यहाँ पर वही वाला एग्जांपल लिख देते हैं, लास्ट दिन भी मैंने बताया था, रेटिंग टॉप 10 सॉन्ग्स बाय रेडियो मिर्ची, ठीक है। मतलब देखो कि अगर जैसे वीकली गाना आता है, ठीक है, टॉप 10, इस वीक का टॉप 10 सॉन्ग्स कौन सा है, ठीक है, तो वो टॉप 10 सॉन्ग्स जो है वो लोगों के पसंद या नापसंद पे डिसाइड होता है, ठीक है, तो वो होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर। लेकिन जब हम लोग उसको रैंकिंग दे देते हैं कि हाँ ये रैंक नंबर 1 आ गया, ये गाना नंबर 1 पे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम लोगों ने जब रैंक प्रोवाइड कर दिया तो वही क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव हो गया। जैसे यहाँ जेंडर बेसिस पे कलेक्ट किया, फिर क्वांटिटेटिव बनाया, यहाँ पर लोगों के पसंद या नापसंद पे, मतलब सबसे ज्यादा लोगों को जो गाना पसंद आए वो रैंक 1 पे दे देंगे, जो सबसे कम आया, 10 गाना लेके गए लोगों के पास, तो हम लोगों ने फिर सर्वे किया, फिर देखा कि कोई एक स्पेसिफिक गाना है जो कि नंबर सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आए वो नंबर 1 पे आएगा, जो सबसे कम आया वो 10 में आएगा, और उसके बाद बाकी पूरे सर्वे के ऊपर डिपेंड करके 1 से लेकर 10 तक उनका रैंकिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, देखो हम लोगों ने पहले क्या किया, ये वाला पढ़ा अभी, ठीक है, प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस। रॉ डेटा कलेक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा को अपने हिसाब से समरी बनाएंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब अगर हमें चाहिए डेटा का क्लासिफिकेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर टेम्पोरल या टाइम सीरीज, मतलब अगर टाइम बेसिस पे क्लासिफाई करना है तो वो कर लेंगे, अगर जियोग्राफिकल बेसिस पे क्लासिफाई करना है वो कर लेंगे, अगर क्वांटिटेटिव बेसिस पे क्लासिफाई करना है वो करेंगे, अगर क्वालिटेटिव बेसिस पे क्लासिफाई करना है वो करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे कि हम लोग डेटा को कैसे प्रेजेंट करें। अब प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि होता है टेक्सचुअल फॉर्मेट में, जैसे कभी तुम लोग पेपर वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पे देखना कि जो है पैराग्राफ वे में भी बहुत सारी चीजों को लिखा जाता है, टेबल फॉर्मेट में भी कुछ डेटा रहता है, कुछ जो है हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो क्या बोले, जैसे ग्राफ चार्ट बार ये सब, ठीक है, ये सब यूज करके भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला मोड ऑफ प्रेजेंटेशन में हम लोग लिखेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब पैराग्राफ वे में लिखा हुआ रहता है, जैसे कि मान लो ये वाला जो लिखा हुआ है ये कौन सा प्रेजेंटेशन है, ये जो लिखा हुआ है ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जहां पर पैराग्राफ वाइज कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी एक तरीके का डेटा का प्रेजेंटेशन है, और ये प्रेजेंटेशन कैसा है, टेक्सचुअल फॉर्मेट में है, ठीक है, ये होता है टेक्सचुअल फॉर्मेट। तो इसमें हम लोग लिखते हैं वेयर टेक्स्ट इज used in the form of पैरा और सेंटेंस, ठीक है, पैरा और सेंटेंस, ये देखो सेंटेंस यूज कर करके पैराग्राफ बनाया हुआ है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक छोटा सा पैरा लिख देते हैं, हाइट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी एंड सी ऐसे लिखते हैं, मतलब ये 3 पर्सन का नाम है, इज 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर एंड 175 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये मैंने एक पैरा लिखा, ठीक है, किस बारे में, एबीसीडी 3 पर्सन है उनके हाइट के बारे में मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। अगर ऐसे लाइन बाय लाइन हमें कुछ लिख के दे देता है, दैट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो कि ये वाला देख रहे हो, ठीक है, ये भी एक तरीके का टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। इसके अलावा और कौन सा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, टेक्सचुअल के अलावा होता है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
ठीक है। ये प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है और पढ़ने में थोड़ा सा इसमें जो है हमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम इसीलिए हो सकता है क्योंकि लाइन बाय लाइन देखो ना, इस चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ने में तुम लोग को उतना इंटरेस्ट, तुम लोग को नहीं, किसी को भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर हमें डेटा का प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दे दे, जैसे कि मान लो देखते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ, ये देखो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है दैट इज टेबुलर फॉर्मेशन, ठीक है, अगर इस तरीके का हमें प्रेजेंटेशन दे दे टेबल फॉर्मेट में, ठीक है, तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। ये टेबुलर फॉर्मेट है प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंटेशन का टेबुलर फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अभी हम लोग टेबुलर फॉर्मेट के लिए, टेबुलर और टेबुलेशन, इसमें लिखो डेटा तो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जब डेटा को हम लोग टेबल फॉर्मेट में दिखाते हैं, और टेबल का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम का कलेक्शन, ठीक है। ये देखो ये सब क्या है, ये कॉलम्स है, ऐसे करके देखेंगे, ये सॉरी ऐसे देखोगे तो ये रो है, ये देखो ये रो है, ऐसे करके देखते हैं रो 1 रो 2, ठीक है। अगर ऐसे देखेंगे ये कॉलम है, 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 इस तरीके से कॉलम है, ठीक है। टेबल का मतलब होता है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेटा शो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जब टेबल फॉर्मेट में हम लोग डेटा को प्रेजेंटेशन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं इट इज, ऐसे लिखो इट इज प्रेफर्ड it is preferred over textual form। ये टेक्सचुअल फॉर्म से ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इसका रीजन भी लिख देते हैं क्यों, एज पहला रीजन यूजफुल इन इजी कंपैरिजन, ठीक है, इसमें कंपेयर करना आसान होता है इसी वजह से। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा है उसे भी हम लोग इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि पूरे एक साल का किसी कंपनी का सेल का डेटा प्रेजेंट करना है, मतलब डे टू डे बेसिस का, पूरे एक साल में 365 डेज में कितना सेल हुआ वो हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड वे है, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो गया ना, पूरे एक साल में कंपनी ने कब कब कितना कितना सेल किया उसे हमें प्रेजेंट करना है। अगर हम लोग वो ऐसे लिखने बैठे टेक्सचुअल फॉर्मेट में तो ये काफी मतलब पढ़ना बोरिंग हो जाएगा और पढ़ के याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे तो हमारे लिए काफी आसान होगा, ठीक है, और कंपैरिजन करना भी आसान होता है। जिसका तुम लोग को एक एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख के ही ना पता चल जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटस ऑफ द वर्कर ऑफ रॉय एनामेल फैक्ट्री, कोई एक फैक्ट्री का जो है वर्कर का डेटा दिया हुआ है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेड यूनियन मेंबरशिप फॉर 2009-2010, 2 साल का हमें क्या दिया हुआ है, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप पे डेटा दिया हुआ है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में वर्कर जो काम करते हैं उनका। तो देखो जो नॉन मेंबर और मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, तो देखो मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, ये क्या बता रहा है 2009 में 3900 मेल जो है वो मेंबर थे ट्रेड यूनियन का, फीमेल इतना तो टोटल इतना, 2010 में मेल इतना फीमेल इतना टोटल इतना, नॉन मेंबर मेल इतना फीमेल इतना टोटल इतना, मेल इतना फीमेल इतना टोटल इतना, और यहाँ पर टोटल दिया हुआ है। अब ये क्या चीज का टोटल दिया हुआ है, 2009 में टोटल कितने मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन और नॉन मेंबर मिला के, मतलब कितने टोटल मेंबर थे, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये बता रहा है कितने टोटल मेंबर थे, मतलब ये देखो ये बता रहा है ये 3900 और यहाँ पर 300 ऐड करो 4200 होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन फैक्ट्री ये बता रहा है। इसमें से ट्रेड यूनियन में इतने लोग हैं और इसमें से नॉन मेंबर इतने हैं जो कि मेल है, ठीक है। मतलब ये देखो कितनी आसानी से समझ में आ रहा है। लेकिन इसी चीज को अगर हमें लिख के पैराग्राफ
फॉर्म में दे दे तो हमारे लिए कंपेयर करना जो है थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। जैसे देखो ये मैंने एक एग्जांपल दिया था ना तुम लोगों को, हाइट ऑफ ABC, इसी का मान लो अगर हम लोग टेबुलर फॉर्मेट करते हैं तो देखो कितना आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया हाइट, ठीक है, इन सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया पर्सन्स और यहाँ पर देखो नाम लिख दिया ABC, और यहाँ पर हाइट जो है 160, 165 और 175, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। हाइट ऑफ ABC इज 160, 165, 175। फिर लगेगा अच्छा कौन सा किसका है, फिर हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अच्छा पहले A लिखा है तो ये A का होगा, ये B लिखा हुआ है तो ये B का होगा, C लिखा हुआ है तो ये C का होगा। लेकिन ये टेबुलर फॉर्मेट देखो, अच्छा A का इतना, B का इतना, C का इतना, या सेंटीमीटर लिख दिया तो ये भी पता चल जाता है कि मेजरमेंट कौन से यूनिट में किया गया है, ठीक है। तो कौन यहाँ पर अगर हमें कंपेयर करने बोले हाइट सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, तो कंपैरिजन इसमें आसान है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो एक आसान डेटा था, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं था। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जब बहुत सारा डेटा होता है तब हम लोग उसे प्रेजेंटेशन करने के लिए सोचते हैं कि कौन सा मोड अच्छा रहेगा, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड डेटा। कॉम्प्लिकेटेड डेटा का मतलब जैसे मैंने अभी अभी तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिया कि होल ईयर सेल ऑफ ए कंपनी, जैसे कॉम्प्लिकेटेड डेटा का मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो होल ईयर सेल ऑफ ए कंपनी। अगर कोई कंपनी अपना पूरे साल का सेल का जो है डेटा को प्रेजेंट करना चाहती है तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है, उसके लिए उन्हें ऑब्वियसली जो है टेबुलर फॉर्मेट लेना चाहिए कंपेयर टू टेक्सचुअल फॉर्मेट, ठीक है। आगे और भी फॉर्मेट देखेंगे तो इससे हमें आसानी से समझ में आता है, और सबसे अच्छा बात है कि ये कंपैरिजन हमें बहुत आसानी से करवा देता है, ठीक है। और अगर हम लोग कोई भी डायग्राम बनाएंगे, तुम लोगों ने अगर कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया है स्कूल में, ठीक है, या फिर आगे जाके कॉलेज में बनाओगे, तो वहां पर देखना अगर तुम लोग को कोई भी डायग्राम बनाना है, जैसे तुम लोग एक्सेल कभी अगर यूज करते हो तो देखना, अगर तुम लोग को कोई डेटा कलेक्ट किया है, तुम लोगों ने मान लो ये डेटा कलेक्ट किया है, वेदर रिपोर्ट का डेटा कलेक्ट किया है 7 दिन का, या फिर मान लो कि कोई गेम हुआ है, वहां पर जो इंडिया के जो प्लेयर है उन्होंने किसने सिल्वर जो है जीता, किसने ब्रोंज जीता, किसने जो है गोल्ड जीता, उसका तुम लोग एक पूरा डेटा जो है बनाना चाहते हो, फिर उसमें चार्ट बनाना चाहते हो, ठीक है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं जैसे कि ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन देखो, अगर एक्सेल कभी यूज करोगे या फिर किए हुए हो तो देखना, ये देखो यहाँ पर ये एक फॉर्मेट हो गया, जैसे ये बार डायग्राम, ठीक है, ये बार डायग्राम होता है, ये सब हम लोग जो है एक्सेल यूज करके बना सकते हैं। लेकिन जब तुम लोग इसको बनाने जाओगे तो हमेशा बोलेगा एक टेबल चाहिए, ठीक है। पहले तुम लोग को एक टेबल लिखना पड़ेगा, उस टेबल को यूज करके उस डेटा, उसमें जो डेटा लिखा हुआ रहेगा उसको यूज करके ही तुम लोग डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज कोई डायग्राम नहीं बन सकता है, ठीक है। तो टेबल को हमेशा बनाना ही पड़ेगा अगर तुम लोग को कोई डायग्राम प्रेजेंटेशन करना है। तो टेबल इज मस्ट टू क्रिएट ए डायग्राम फॉर ए डायग्राम। अगर हम लोग कोई डायग्राम प्रेजेंटेशन करें, आगे जाके पढ़ेंगे कितने तरीके का डायग्राम फॉर्मेट होता है, जैसे मैंने तुम लोग को दिखाया भी, ये देखो ये लाइन डायग्राम होता है, ठीक है। अभी इसके बाद यही पढ़ेंगे, ये बार डायग्राम होता है। ये देखो ऐसा एक टेबल बना लेंगे हम लोग, ये टेबल को जब हम लोग टेबल बनाएंगे तभी जाके उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक्सेल में अलग अलग फॉर्मेट होता है जिसको यूज कर सकते हो तुम लोग, उसको यूज करोगे इस डेटा को तो ये डायग्राम बन जाएगा। वहां पर अलग अलग डायग्राम का ऑप्शन रहता है, जब तुम लोग सिलेक्ट करोगे कि बार डायग्राम बनाना है, लाइन डायग्राम बनाना है, और इस तरीके से डायग्राम बनता है, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए टेबल मस्ट है, टेबल के बिना डायग्राम कभी नहीं फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये टेबल का जो है और एक फीचर्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे नो एनालिसिस पॉसिबल विदाउट डायग्राम। डायग्राम के बिना कोई एनालिसिस करना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो डायग्राम देखो, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पर टेबल जो है, देखो टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। टेबल हमें इजी कंपैरिजन देगा, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा, टेबल जो है डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा, और डायग्राम जो है हमें एनालिसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे कि टेबल के कुछ स्पेसिफिक जो है नाम होते हैं, टेबल का जो हम लोग टेबल बनाते हैं ना उसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टेबल, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टेबल, ठीक है। टेबल फॉर्मेट का कुछ इंपॉर्टेंट
टर्म्स। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक टेबल फॉर्मेट देखा था, तुम लोग चाहो तो इसको ही बना लो, ठीक है, इसको भी हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये टेबल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, तो यहाँ पर बना लेते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, नॉन मेंबर, यहाँ पर लिखते हैं मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, मैंने टीयू लिख दिया, नॉन मेंबर, नॉन मेंबर, ठीक है, इसके बाद है टोटल, ठीक है, इसके बाद है टोटल, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि कैसे करके हो रहा है, नहीं तो हम यहाँ से ही बता देते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर तीन तीन कॉलम है, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ ईयर लिखेंगे, ईयर के नीचे 2009 2010, ईयर के नीचे नीचे लिखो 2009 2010, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेल फीमेल टोटल, यहाँ लिख दिया मैंने मेल फीमेल टोटल, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा मेल फीमेल टोटल, यहाँ भी हो जाएगा मेल फीमेल टोटल, ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर तुम लोग भी लिखो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम कैसे बन रहा है, 3 = 1 + 2 करके, ठीक है। अच्छा, 3 = 1 + 2, उसके बाद ये फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम, ये टोटल कैसे बनेगा, ये सिक्स्थ कॉलम, ये बन रहा है 4 + 5 करके, ठीक है, ये हो गया 4 5 6 7 8, और ये कैसे बनेगा 7 8, और ये वाला कॉलम बन रहा है 9 = 8 + 7 करके, ऐसे 7 + 8 करके, ठीक है। तो ये कुछ रटने का जरूरत नहीं है, हम बता रहे इसमें हमें पढ़ना क्या है, रुको पहले बना लेते हैं टेबल, उसके बाद पता चलेगा। यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, मेरा लाइन थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, तुम लोग अपना ठीक ठीक लिखो यहाँ पर ऐसे। अच्छा, यहाँ पर 2009 में लिखते हैं 3900, यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ था, ठीक है, ये देखो स्टेटस लिखा हुआ था, ये मैंने लिख दिया, ये बन गया टेबल, ठीक है। ये अच्छे से बनना चाहिए, मतलब हम तो हाथ से कर रहे हैं ना, तो ये मेरा उतना अच्छा नहीं हो रहा है, लाइन स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हो जाएगा ऐसे कर, ठीक है, ऐसे बन गया। अच्छा, और यहाँ नीचे टेबल के नीचे लिखा हुआ रहता है यहाँ पर सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ डेटा मतलब कहाँ से हमें डेटा मिला है वो लिखा हुआ रहता है, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसके अंदर डेटा है, ठीक है। अब हम लोग टेबल का जो है कंपोनेंट का नाम देख रहे हैं, एक एक कंपोनेंट का क्या नाम होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ठीक है, हम ये ब्लू वाले कलर से दिखा रहे हैं, ये वाला इसे बोलते हैं कैप्शन, मतलब कहाँ से कहाँ तक दिखा है, यहाँ से लेके ऐसे करके, तो ऐसे ये वाला कंप्लीट कर दे तो ये स्टेटस हो गया। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ ना एक जेंडर लिख देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा, ये ठीक है, इसमें रुको, इसमें हम लोग लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ ईयर, यहाँ जेंडर और ईयर दोनों लिखे, यहाँ लिखते हैं जेंडर, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जेंडर हो गया मेल फीमेल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ईयर लिख देंगे 2009 2010, ये ठीक है, 2009 2010, यहाँ पर लिखेंगे ईयर, यहाँ पर लिख दिया मैंने ईयर।
और यहाँ और एक कॉलम करेंगे, ये तो ईयर तो मैंने लिख दिया, चलो और एक कॉलम करेंगे कि अगर यूनिट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, यहाँ लिख तो दिया है बट यहाँ पर हमें लिखने के लिए कुछ डेटा और भी चाहिए, जैसे कि ये देखो यहाँ स्टब वगैरह लिखना पड़ेगा ना मुझे। एक सेकेंड देखते हैं इसको क्या ऐड करें हम। एक मिनट, एक कॉलम और भी ऐड होगा। जेंडर हो गया, ये ईयर का कॉलम, और एक यूनिट, ठीक है ऐसे लिखते हैं। अगर यहाँ पर एक यूनिट का कॉलम लिख देते जेंडर के नीचे, ठीक है, जेंडर के नीचे एक यूनिट का कॉलम लिख, अगर यूनिट हुआ तो ठीक है। अच्छा रुको एक सेकंड, देखते हैं इससे नहीं जाएगा। एक मिनट, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि कैप्शन क्या होता है, ठीक है, फिर हम वहां पर दिखाते हैं कि कैप्शन कौन सा होता है। पहले लिखते हैं कैप्शन। कैप्शन का लिखेंगे अपर पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन कॉलम्स एंड सब कॉलम, ठीक है। देखो कैप्शन होता है मतलब टेबल का, हम लोग अलग अलग टर्म्स पढ़ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टेबल। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टेबल में हम लोगों ने पढ़ा अपर पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन कॉलम्स एंड सब कॉलम्स। अब यहाँ पर हम बताते हैं कॉलम्स और सब कॉलम्स मतलब कौन कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन हमारा कौन कौन सा पोर्शन आएगा, हम ये वाले कलर से दिखाते हैं। कैप्शन का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा कैप्शन हो जाएगा। इसको हम कवर कैसे करें वही सोच रहे हैं, एक सेकेंड। ये जो है मेंबर, ये मेंबर और मेल फीमेल से लेके ये वाला पोर्शन ऐसे करके, ये वाला, ठीक है, ऐसे करके बताते हैं। ये देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है कैप्शन, ठीक है। इसको कैप्शन बोला जाता है। देखो क्या लिखा है मैंने, इससे हम समझाते हैं। अपर पार्ट ऑफ ए टेबल, तो ये देखो मैंने अपर पार्ट को ही कवर किया है। अपर पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन्स कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, जिसमें कॉलम्स और सब कॉलम्स जो है कंटेन होगा। कॉलम्स का मतलब होता है ये सब कॉलम्स है, ऐसे ऐसे जो डेटा दिख रहा है हम लोग को ये कॉलम्स है। अगर हम लोग डेटा को ऐसे रीड करेंगे तो वो हो जाता है रो, ठीक है। तो कॉलम्स यानी कि मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, ये हो गया सब कॉलम। और मेन कॉलम्स कौन सा है, मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, नॉन मेंबर और टोटल, ये हो जाएगा हम लोग का सब मेन कॉलम, ठीक है। मेन कॉलम और सब कॉलम को मिला के होता है हम लोग का कैप्शन, ठीक है। ये देखो इसमें भी मुझे यहाँ लाइन लगाना चाहिए, ये रहा, ये ऐसे लगा देते हैं, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। मतलब हमारे एग्जाम्पल में अगर देखें तो मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, नॉन मेंबर, टोटल, ये सब हो गया हम लोगों का मेन कॉलम्स। देखो हम यहाँ से बता रहे हैं ये मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, नॉन मेंबर, टोटल, ये जो तीन कॉलम है, और ये जो सब कॉलम है मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, इस चीज को हम लोग बोलेंगे कैप्शन, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलेंगे कैप्शन। अब देखो मैंने इस तरीके से कवर किया है लेकिन मैंने लिखवा दिया है। देखो अपर पार्ट ऑफ ए टेबल विच कंटेन्स कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है उसके हिसाब से हम लिख देते हैं मेंबर, मतलब कौन कौन सा पोर्शन हो रहा है समझने के लिए, तो ऐसे लिख देते हैं मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन प्लस नॉन मेंबर, ताकि तुम लोग कभी भी पढ़ो तो समझ में आ जाए कि कौन कौन सा पोर्शन हो रहा है, नॉन मेंबर। और ये टोटल का कॉलम, और ये टोटल का कॉलम, साथ ही साथ इसमें कौन सा ऐड होगा, ये हम लोग का ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम्स, ठीक है। ये हम लोग का हो गया कॉलम्स, जैसे कि मैंने यहाँ लिखवाया ना कॉलम्स एंड सब कॉलम। और सब कॉलम में कौन सा आ जाएगा, सब कॉलम्स में आ जाता है मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, ठीक है। ये वाला सब कॉलम में मेल फीमेल टोटल, ये रहा,
मेल फीमेल टोटल, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है उसके हिसाब से कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को क्या याद रखना है, कैप्शन का मतलब अपर पार्ट ऑफ ए टेबल जिसमें सब कॉलम्स। तो यहाँ पर एग्जांपल के हिसाब से ये 3 कॉलम्स और इसके अंदर ये सब कॉलम्स हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से लिखते हैं तो आई होप कि मतलब इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ कवर किया, लेकिन इतने सारे कवर में ये समझ में आए ना आए तो इसीलिए काम करते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं। लिखने से क्या होगा, आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल को भी इस तरीके से इलाबोरेट कर लेते हैं। उसके बाद होता है दूसरा टर्म्स बॉक्स हेड, ठीक है। बॉक्स हेड क्या होता है, बॉक्स हेड का मतलब होता है कि ये तो रहेगा ही, कॉलम सब कॉलम्स तो रहेगा ही, उसके साथ साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर कुछ होता है वो भी आ जाता है, इसलिए हम लिखवा रहे थे, ठीक है। अभी देखो कर लेते हैं, एंटायर अपर पार्ट ऑफ ए टेबल which contains columns सब कॉलम प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो कॉलम और सब कॉलम का मतलब तो हो जाता है हम लोग का कैप्शन, ठीक है। कॉलम और सब कॉलम का मतलब हो जाता है कैप्शन, मतलब कैप्शन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर कुछ होता है तो उसको मिला के बोला जाता है बॉक्स सेट। अब बॉक्स सेट को हम कैसे समझाएं, यहाँ पर देखो हम बॉक्स सेट को भी समझाते हैं। अगर हम लोग इसमें ये जेंडर को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, बॉक्स सेट में अगर जेंडर को भी कवर कर लेते हैं और मान लो यहाँ पर अगर हम लोगों ने कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी लिख दिया, जैसे मान लो यहाँ पर एक यूनिट बना ही लेते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट बनाते हैं, ये एक काम करते हैं, इसको तो मैंने समझा दिया, तो इस पोर्शन को हम यहाँ से कैसे हटाए, अब इसको तो हटाना मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं फिर भी ये हटा के हम बताते हैं कि कैसे करके हुए। चलो हटा दिया मैंने, यहाँ पर लिख के समझा दिया, ठीक है। तो ये मैंने अभी ड्रॉ जो किया था उसको हटा दिया। चलो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर जो है अगर जेंडर, ये देखो मैंने पहले यहाँ जेंडर को छोड़ रखा था, जेंडर को कवर नहीं किया था, मतलब जहां पर जेंडर लिखा हुआ है उस पोर्शन को मैंने कवर नहीं किया था। तो बॉक्स सेट का मतलब क्या है, बॉक्स सेट का मतलब है कि पूरा यहाँ से डेटा लेना पड़ेगा। ये देखो हम बताते हैं, यहाँ से ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये पूरा चीज आ जाएगा। जैसे देखो कॉलम सब कॉलम तो आएगा ही आएगा, ये जो था ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे बॉक्स हेड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखवाया है ना, तो अगर मान लो जैसे ये मेल फीमेल यूनिट किस में है, नंबर में है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर एक यूनिट का कॉलम भी कर सकते हैं, ठीक है। वही हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक यूनिट का कॉलम भी कर सकते हैं, अगर इसके साथ साथ हमारा यूनिट का कॉलम भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक बना लो, अगर चाहो तो यहाँ पर एक बना लो, ठीक है, ऐसे कर यूनिट नंबर में है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं इस टेबल के अंदर, ये यूनिट का, जैसे मैंने एक ईयर का कॉलम बना दिया। तो बॉक्स सेट का मतलब क्या हो जाएगा, बॉक्स सेट का मतलब है ये देखो, ये कॉलम्स तो आएंगे ही, ये सब कॉलम्स भी आएंगे, ठीक है, ये सब कॉलम्स भी आएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर और एक कौन सा पोर्शन आ जाएगा, इसमें हम लोग का आ जाएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब जैसे ये देखो अगर मेल फीमेल को हम लोग नंबर में काउंट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर नंबर ऐसे करके लिखा हुआ है, जैसे मेल फीमेल हम लोग लिखेंगे ना उसमें नंबर काउंट, जैसे मान लो कोई डेटा जो है किलो में है तो केजी होगा उसका यूनिट, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब इसको भी हम लोग कवर कर लेते, पूरा ये मिला के होता है हम लोगों का बॉक्स हेड, ठीक है। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, यहां से लेके ये देखो, अगर ये वाला पोर्शन जो है ये तो दिखेगा नहीं अच्छे से, ये वाला पोर्शन है हम लोग का कैप्शन, ठीक है। अच्छा, और बॉक्स सेट कौन सा हो गया, अगर ये भी कवर हो जाता है यूनिट से, ये भी कवर हो जाता है, तो ये पूरे जो डेटा हो गया इसे हम लोग बोलेंगे बॉक्स सेट, ठीक है, इसमें ये भी कवर हो गया,
ठीक है, ये बॉक्स हेड हो गया। तुम लोग चाहो तो पेंसिल से कर सकते हो, मुझे तो यहाँ से हटाना पड़ रहा है। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया कैप्शन, और ये भी जब कवर हो जाएगा तो होता है बॉक्स हेड। ठीक है, अगर साइड में हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी हम लोग कवर कर लेते हैं कॉलम्स वाला, तो वो हम लोग का हो जाता है बॉक्स हेड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो मैंने वहां लिखा नहीं है, अगर तुम लोग चाहो तो नंबर यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है, यहाँ पर मैंने सब कॉलम में कुछ डिटेल्स नहीं लिखा है, नंबर बोल के लिख सकते हो अगर जगह है तो, मेरा वहां पर जगह नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा बॉक्स हेड के बाद और क्या हो जाता है, बॉक्स हेड के बाद हम लोग लिखेंगे स्टब। ठीक है, स्टब, स्टब क्या होता है, स्टब का मतलब होता है यहाँ पर लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग रोज। ठीक है, टेबल का लेफ्ट पार्ट जो कि रो को डिस्क्राइब करेगा, मतलब कौन सा पोर्शन, देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये जो है ये स्टब हो जाएगा, ये यहां से लेके ये इतना। ठीक है, टेबल का लेफ्ट पार्ट, देखो टेबल का ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, टेबल का लेफ्ट पार्ट जो कि रो को डिफाइन कर रहा है। जैसे मान लो ये क्या है, अगर हम लोग डेटा यहाँ पर लिख लेते जो कि मैंने अभी लिखा नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या डेटा मिलेगा। ठीक है, तो ईयर जो है 2009 2010 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो 2009 में कितने मेल कितने फीमेल कितने टोटल, ठीक है, मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन 2010 का, तो ये हमें यहाँ पर जो डेटा है उसके बारे में बता रहा है। ये डेटा किस बारे में है, जैसे ये MFT ये क्या है, ये जेंडर बता रहा है, मतलब ये मेल फीमेल और ये टोटल बता रहा है। ठीक है, तो टेबल का लेफ्ट पार्ट जो हमें डेटा के बारे में बताता है, ठीक है, इस रो को बताता है, रो को एक्सप्लेन करता है। ये देखो लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग रो, ठीक है, ये रो को डिस्क्राइब कर रहा है। इससे देखो ये मेल फीमेल अगर ये लिखा हुआ नहीं रहता तो कैसे पता चलता है ये क्या है। ठीक है, तो ये जेंडर है, तो यहाँ पर जेंडर है, तो ये जेंडर से ये डिस्क्राइब हो रहा है। ठीक है, यूनिट से नंबर डिस्क्राइब होंगे, तो वही चीज बोल रहा है कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो डिस्क्राइब करता है रो को। यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया उसमें कौन कौन सा कवर होगा, जेंडर वाला पार्ट, ठीक है, जेंडर यूनिट, ठीक है, ईयर में 2009 2010 ये जो हम लोगों ने लिखा है ये पूरा मिला के हो रहा है, हम लोग का स्टब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बॉडी, टेबल का बॉडी, बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन पार्ट ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं मेन कंटेक्स्ट। ठीक है, ऐसे लिखो, मतलब जो मेन डेटा हम लोग का लिखा हुआ है उसे हम लोग बॉडी बोलेंगे। बॉडी मतलब ये जो यहाँ पर डेटा अगर फिलअप कर लोगे ये पूरा पोर्शन जो है ये बॉडी बन जाएगा। ठीक है, ये जो डेटा है ये पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। ठीक है, और ये होता है सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है, ये फुट नोट में लिखा हुआ रहता है। सोर्स ऑफ डेटा जो है ये टेबल के फुट नोट में लिखा हुआ रहता है, टेबल फुट नोट ऑफ द टेबल। ठीक है, सोर्स ऑफ डेटा यहाँ पर पीछे लिख देते, सोर्स ऑफ डेटा कहाँ लिखा हुआ रहता है, फुट नोट ऑफ द टेबल। सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ डेटा ये कहां पर रहता है, फुट नोट ऑफ टेबल, टेबल के फुट नोट में सोर्स ऑफ डेटा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ डेटा तो आसान है। बॉडी मतलब मेन पार्ट, ये देखो ये बॉडी हो गया। ठीक है, ये वाला हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग अपना ठीक से बना लेना टेबल, ये देखो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो अभी मैंने लिखा ये हो गया टेबल का बॉडी। ठीक है, और ये वाला अगर लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे स्टब। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे स्टब। तुम लोग चाहो तो अपने मैट में पेंसिल से भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये वाला पोर्शन जो है ये देखो ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग बोलेंगे बॉक्स, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे कैप्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कैप्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अच्छा और ये सोर्स जो है ये फुट नोट में रहता है, फुट नोट। ठीक है, मेरा वहां पर ड्रॉ अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम लोग यहाँ से देख लो कि इस तरीके से होगा, फिर इसको ही अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अच्छा और अगर बॉक्स सेट बताए तो बॉक्स सेट का मतलब ये वाला पूरा ले लो। ठीक है, बॉक्स सेट का मतलब इंक्लूडिंग कैप्शन है ना, बॉक्स सेट का मतलब इंक्लूडिंग कैप्शन और ये एक्स्ट्रा पोर्शन, ये पूरा मिला के होता है बॉक्स हेड।
ठीक है, बस यही वाला चीज हम लिखवाना चाह रहे थे। थोड़ा सा मेरा ड्रॉ शायद इधर उधर हुआ है, तुम लोग इससे लिख सकते हो, अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट का एक कॉलम बना लेना, ठीक है। अच्छा, ये स्टब हो गया इधर। ये क्या कर रहा है, ये हमें रो का डिटेल्स बता रहा है, ठीक है। ये 2009 में कितने फीमेल थे कितने मेल थे मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन का, यहाँ पर ये चीज बता रहा है, ठीक है। ये स्टेटस बता रहे मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन या नॉन मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, और ये टोटल, ठीक है। ईयर हमें इस तरीके से, ईयर जो है ये नीचे नीचे दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा है। तो अगर हम लोग सिर्फ ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, कॉलम, मेन कॉलम, ठीक है, और यहाँ पर सब कॉलम, मेन कॉलम और ये सब कॉलम, ये सब मिला के होता है हम लोगों का कैप्शन, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी ले लेते हैं तो उसे बोला जाता है बॉक्स हेड। अगर लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो रो को डिस्क्राइब कर रहा है वो देखते हैं, वो होता है स्टब। और अगर हम लोग मेन जो भी डेटा डिटेल्स लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और फुटनोट मतलब जहां से डेटा कलेक्ट हुआ है, सोर्स ऑफ द डेटा, उसको हम लोग फुटनोट में लिखते हैं, उसे बोला जाता है, यहाँ पर फुटनोट पे सोर्स बोला जाता है, ठीक है, सोर्स ऑफ डेटा, जो कि फुटनोट में लिखा जाता है, ठीक है। ये टेबल्स के कुछ टर्म्स जो हम लोगों को अच्छे से याद रखना, इससे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डायग्राम फॉर्म। ये हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे डायग्रामेटिक फॉर्म। डायग्रामेटिक फॉर्म, डायग्राम फॉर्म मतलब ये सब, ये देखो अलग अलग डायग्राम होता है, जैसे ये एक डायग्राम है तो यहाँ पर लिखते हैं ये किस लिए हेल्पफुल है, वो लिखते हैं कैन बी हेल्पफुल। इसका फीचर्स लिखते हैं फॉर लेमैन, ठीक है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तुम लोग को कुछ पूछेंगे तो तुम लोग जैसे इसको भी पढ़ के बता सकते हो, ठीक है, ये चीज पढ़ के बता सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सारे चीजों को पढ़ के बता सकते हो। लेकिन जो लेमैन है, जिनको उतना पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, ठीक है, तो वो नहीं बता सकते हैं, तो वो डायग्राम देख के बता सकते हैं। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर एक डायग्राम किस बात का दिया हुआ है, व्हीट और राइस का कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है इसके बारे में दिया हुआ है, फिर यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम देख के लोग बता सकते हैं कि कब कौन सा प्रोडक्शन कितना हुआ है। जैसे ये देखो प्रोडक्शन इन मेट्रिक टन, यहाँ पर भी दिया हुआ है प्रोडक्शन इन मेट्रिक टन। ये देखो यहाँ पर व्हीट का दिया हुआ है और ये राइस का। अच्छा देखो, इससे भी बेटर होगा अगर हम लोग ये वाला देखते हैं। जैसे ये देखो, ये हमें किस बात का डायग्राम दिया है, ये हमें दिया है प्रॉफिट। कोई एक इंडस्ट्री है जिसका 2009 से लेकर 2015 तक का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर कितना 5, 8, 9, 16, 12, 15, 24 लाख में, ये देखो लाख में दिया हुआ है। अगर अब किसी लेमैन को हम लोग पूछे कि ये वाला डायग्राम दिखा के बोलो कौन से ईयर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, तो वो ये देख के बता देगा कि 2015 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए उसे पढ़ने आना पूरा पूरा जरूरी नहीं है, एटलीस्ट ये देख के वो बता सकता है कि ये देख के अगर उनको ऐसा पूछा जाए कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब हुआ था, ये सब ईयर मान लो दिया हुआ है, तो फिर वो एटलीस्ट पूरा नहीं पढ़ के समझ में आता, इतना तो वो बोल ही सकता है ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो लेमैन के लिए डायग्राम सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। ज्यादा नॉलेज नहीं हो तो भी हम लोग जो है इससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो विदाउट हैविंग मच नॉलेज ऑफ नंबर्स, ठीक है, हमें नंबर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम लोग डायग्राम देख के अगर हम लोग लेमैन है तो इजीली कुछ ना कुछ कंक्लूजन ला ही पाएंगे, ठीक है। अच्छा, हिडन ट्रेंड बहुत समझ में आता है, ठीक है, हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड, ठीक है। हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड मतलब जैसे मान लो अगर डेटा को अगर हम लोग जो है टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिख रहे हैं या अगर हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो उसमें ट्रेंड जो है नहीं समझ में आता है। जैसे कि मान लो किसी का जो है ग्रोथ कुछ ऐसा है, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ जैसे मान लो ऐसा है 10 लाख, फिर है 10.01 लाख, ठीक है, उसके बाद है मान लो 10.5 लाख, उसके बाद है 10.59 लाख, इस तरीके से है। अब इस चीज को टेबल में लिखने से उतना ट्रेंड नहीं ट्रेस कर पाएंगे, अगर हम लोग इसको एक डायग्राम में दिखाएंगे, जैसे छोटा छोटा फ्लक्चुएशन भी ना हमें डायग्राम में दिखेगा। जैसे मान लो किसी कंपनी का शेयर, ठीक है, जैसे मान लो किसी भी कंपनी का शेयर ले लो, जैसे एसबीआई का शेयर ले लेते हैं, एसबीआई का शेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेंड जो है ऐसे देखते हैं,
ये देखो ये कितना छोटा छोटा ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है। ये देखो ये जो है ना डायग्राम में हम लोग इसे ट्रेस कर सकते हैं कि कितना कम अप एंड डाउन को भी हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू से देख सकते हैं, जिसे हम लोग रीड करके या फिर अगर हम लोग बोले कि टेबुलर फॉर्मेट में देखेंगे डेटा तो मिलेगा लेकिन उसको ट्रेस कर पाना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखो ये मैंने मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम जितना दिखाया जा सकता है। तो देखो कितना यहाँ पर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन जो है वो डायग्राम प्रेजेंटेशन के थ्रू से इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है कि हिडन ट्रेंड को अगर आइडेंटिफाई करना है या फिर ट्रेस करना है तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूज करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर टेबल इज मोर accurate than diagram। मतलब टेबल लेकिन ज्यादा एक्यूरेट होता है डायग्राम से। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? अभी अभी तो हम लोगों ने दो अच्छे अच्छे फीचर्स देखे जो यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एक तो लेमैन के लिए ये आसान होता है समझ पाना, दूसरा है हिडन ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन है कि टेबल जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है डायग्राम से। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना तो कभी कभी हम लोग उसको स्मूथ कर्व भी बना देते हैं अगर बहुत ही मतलब फ्लक्चुएशन बहुत कम है। ठीक है, मतलब हम लोग जब हाथों से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मतलब बेसिकली अगर हम लोग इसको यूज करते हैं ना तो कभी कभी हम लोग इसका ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी स्मूथ कर्व भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, स्मूथ कर्व भी बना देते हैं। जैसे छोटा मोटा जो है ट्रेंड उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत ही कम अगर होता है। अगर ऐसा करके हम लोग डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें हमें एक्यूरेसी कम मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं बना रहे तो बात अलग है, लेकिन टेबल में तो ऐसा नहीं होगा। जो एग्जैक्ट डेटा है वही हम लोग पुट करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं टेबल ज्यादा एक्यूरेट है डायग्राम से। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करते करते कभी कभी स्मूथ कर्व हमें बनाना पड़ सकता है, तो इसीलिए बोल रहा है कि टेबल जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहे। जैसे तुम लोग लिखते हो ना 12.57 है तो इसको लिख दिया मान लो 13। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन हो गया ना। तो वही चीज यहाँ पर डायग्राम में भी होता है, हम लोग इसको स्मूथ कर कभी कभी बना देते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, लेकिन टेबल पे हम लोग एक्यूरेट डेटा पुट करते हैं, इसीलिए टेबल जो है ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ डायग्राम। कितने तरीके का डायग्राम होता है? टाइप्स ऑफ डायग्राम। अच्छा, तो इसमें होता है लाइन और लाइन डायग्राम, ऐसे लिखते हैं लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम, एक ही बात है। दूसरा लिखेंगे बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट होता है। नेक्स्ट लिखेंगे पाई चार्ट। ठीक है, मेन ये तीन तरीके का होता है। इसमें इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अच्छा पहले देखो लाइन डायग्राम या फिर हिस्टोग्राम, ये कैसे ड्रॉ होता है। पहले हम यहाँ पर दिखा देते हैं लाइन डायग्राम या हिस्टोग्राम कैसा होता है। ये देखो, ये वाला है हम लोगों का लाइन डायग्राम। ठीक है, ये देखो ये हम लोग का लाइन डायग्राम है। यहाँ पर ऐसे लाइन से जो है क्या ड्रॉ किया गया है, 2009 से लेके 2015 तक का कंपनी का प्रॉफिट इन लाख में ड्रॉ किया गया है। तो देखो यहाँ पर एक्सिस लिया गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये देखो जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ये हम लोग का वाई एक्सिस होता है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में क्या लिखा जाता है, टाइम। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या लिखा जाता है, रुपीज। अगर हम लोग कभी भी जो है डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमेशा यहाँ टाइम लेना पड़ता है। टाइम बेसिस पे अगर हमारा क्लासिफिकेशन है तो यहाँ पे रुपीज लेना पड़ता है। तो ये देखो टाइम को 2009 से 15 तक ले लिया है, ये एक्स लिखा है मैंने, एक्स एक्सिस। ठीक है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर 9 से लेके 15 तक ही है और जो प्रॉफिट है वो 5 लाख से लेके 24 लाख है। तो हमें एक रेंज फॉलो करना पड़ेगा, तो 0 से लेके 25 तक फॉलो किया गया है। गैप कैसे लिया गया, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब देखो प्लॉटिंग कैसे हुआ है, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है कि 2009 में प्रॉफिट हुआ है 5 लाख, 2009 यहाँ पर 5, तो ये देखो ये यहाँ
पॉइंट कर दिया गया। 2010 में कितना 8 लाख, तो 2000, अब 5 और 10 के बीच में 8 देखना है, तो 5 और 10 के बीच में गैप कितने का है, 5 का है, तो 5 6 7 8 9 10 अगर ऐसा है तो अप्रोक्सीमेटली 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से देखा, तुम लोग स्केल से मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, वहां ड्रॉ करने नहीं बोलेगा, तुम लोग को चीज समझना है, एमसीक्यू में ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद 9 मतलब ये 10 से थोड़ा कम, तो ये देखो 8 से ज्यादा 10 से थोड़ा कम, यहाँ पर 9 का पॉइंटिंग किया गया है। फिर 6 लाख मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा, ये देखो यहाँ पर ये 5 है, इससे थोड़ा सा ऊपर। फिर यहाँ पर 12 लाख, तो ये देखो 10 और 15 के बीच में 10 11 12। ठीक है, क्योंकि ये 13 14 15 हो जाएगा, 12 मतलब यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर प्लॉटिंग किया गया है। ठीक है, 12 लाख। अच्छा, 12 लाख के बाद 15 और 24, 15 मतलब ये वाला। ठीक है, यहाँ से ये देखो 15 2014 में, और 2015 में 24 मतलब 25 से थोड़ा सा नीचे, ये देखो। फिर इसको ऐसे करके लाइन ऐड कर दिया गया। ठीक है, ऐसे करके इसमें लाइन जो है ऐड ऑन कर दिया गया। ये लाइन ऐड करके जो डायग्राम बना, इसे हम लोग बोलेंगे लाइन डायग्राम या फिर हिस्टोग्राम। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसका मतलब डिटेल्स कि ये कैसे बना, क्योंकि हमें एमसीक्यू में पूछेगा, क्योंकि ड्रॉ तो नहीं करना है, तो जो पूछेगा वही हम लिखवा दे रहे हैं। जैसे कि प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन ग्राफ, जो ग्राफ पेपर होता है ना उसमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ये देखो, ये पॉइंट्स को प्लॉट करने का मतलब ये वाला बोला गया है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है पहले रिक्वायर्ड डेटा के हिसाब से। ठीक है, प्लॉटिंग कैसे करेंगे, जो डेटा गिवन होगा उसके बेसिस पे, और उसके बाद उसे ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं एंड ज्वाइन टू मेक ए लाइन। ठीक है, तो लाइन डायग्राम बनता है ये वाला, अभी जो मैंने तुम लोग को समझाया, ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन डायग्राम बन जाएगा। अच्छा, ये किस में यूज होता है, यूज जनरली फॉर टाइम सीरीज। ठीक है, मतलब मैंने बोला ना, अगर मेरा डेटा का क्लासिफिकेशन टाइम वाइज है, ठीक है, जैसे ईयरली हो सकता है, वीकली मंथली जो भी है, टाइम वाइज है, तो फिर हम लोग ऐसा डायग्राम प्रेफर्ड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को तुम लोग को ध्यान से देखना है। और एमसीक्यू में रहेगा कि अगर टाइम सीरीज वाला डेटा है तो कौन सा प्रेजेंटेशन हमें चाहिए, तो लाइन डायग्राम। ठीक है, कौन सा डायग्राम हमें यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल वाई इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी। ठीक है, मतलब वेरिएबल y का मतलब ये देखो t फॉर टाइम होता है। ठीक है, और ये हो गया y मतलब प्रॉफिट। वेरिएबल y को हम लोग को प्लॉट करना है। हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, 5 लाख 8 लाख 9 लाख 6 लाख 12 लाख 15 लाख 24 लाख, जो कि हम लोग y से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगेंस्ट किसका कर रहे हैं, टाइम के अगेंस्ट में। हम लोग अगर देख रहे हैं ये 5 लाख 2009 का है, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग प्लॉट करें, तो वही चीज को लिखा गया है कि वेरिएबल y को जो है टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फॉर वाइट फ्लक्चुएशन लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट इज यूज्ड। बताते हैं ये क्या है। लॉग वाई इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी। ठीक है, अब देखो फॉर वाइट फ्लक्चुएशन लॉग चार्ट और लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट इज यूज्ड। अब लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट क्या है वो हम बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा हम जो है जगह रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट क्या होगा, इसके पीछे बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट और भी लिख पाएंगे। लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट क्या होता है वो हम बताते हैं। जब वाइट फ्लक्चुएशन ऑफ डेटा होता है, जैसे मान लो कि कंपनी का प्रॉफिट जो है कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने ईयर। ठीक है, ईयर लिख दिया 2012 2013 2014 2015। ठीक है, और प्रॉफिट कैसे लिखा, जैसे मान लो 10 लाख, इन लाख लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जो है इन लाख है, 10 फिर उसके बाद 100 फिर उसके बाद 1000 फिर उसके बाद 10,000। अगर हम लोग इसको प्लॉट करने जाएंगे तो एक चीज देखो, अगर हम लोग इसको प्लॉट करने जाएंगे तो यहाँ पर हमारा टाइम प्लॉट होगा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा। तो 2012 2013
2014 और 2015, ये तो प्लॉट हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अब हमारा फ्लक्चुएशन कहाँ है, 10 से लेके 10,000 तक, ठीक है। तो अगर हम लोग गैप अगर ले लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग अगर गैप लेते हैं एटलीस्ट यहाँ पर 5 का, ठीक है, 5 या फिर 10 का ही अगर ले लेते हैं, 10, 0 से 10, फिर 10 के बाद कितना लेंगे, 10 के बाद लेंगे 20, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें 10,000 तक जाना है, चाहे गैप तुम लोग कितना भी बढ़ा लो, वो हम लोगों के पेज में आएगा ही नहीं, ठीक है, वो हम लोग के पेज में आएगा नहीं, क्योंकि देखो हम लोग का फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन ले लोगे, अब 0 से लेके 1000 का भी गैप ले लोगे तो भी हमारा बहुत मुश्किल है 10,000 तक पहुंचना, ठीक है। तो ये गैप मेंटेन करके इसको यहाँ प्लॉट करना बहुत ही मुश्किल है, 10 से लेके 10,000, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, कहाँ 10 लाख, कहाँ 10,000 लाख, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या बनाना पड़ता है, लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट बनाना पड़ता है। लॉग चार्ट का मतलब होता है कि हम लोग प्रॉफिट को लॉग में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट को क्योंकि हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे लॉग ऑफ वाई, ठीक है। अब लॉग ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, ऐसे लॉग 10, लॉग 100, लॉग 1000 और लॉग 10,000। अब ये लॉग क्या होता है, ये तुम लोग के मैथ्स के चैप्टर में है, ठीक है। जिन्होंने किया है उनका ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है उनको अभी हम बता देते हैं। लॉग जो है हमारा एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। नॉर्मली जो पावर हम लोग ओरली या फिर मान लो कैलकुलेटर में भी नहीं कर पाते, जैसे 2 टू दी पावर 2014, इसका आंसर इस तरीके का चीजों को सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज होता है, ठीक है। वो हम लोग लॉग में डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर तुम लोग को लॉग वॉग सॉल्व करने के लिए बोलेगा नहीं। अभी तुम लोग बस इतना जान लो कि लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। अब ये क्या है, ये इसको तुम लोग लिख सकते हो 10 इंटू 10, ये देखो ये जो लॉग 100 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 100 को लॉग 10 टू दी पावर 2, ठीक है। अब लॉग का एक फॉर्मूला होता है जिसमें ये 2 सामने आ जाता है, ठीक है। ये सब तुम लोग को अभी याद रखने का जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर जब लॉग करोगे, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने किया है उनको तो याद होना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया उनको जब करोगे तब याद हो जाएगा। अभी जस्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे कि लॉग 100 क्यों 2 होगा। देखो लॉग 10 का एक फिक्स्ड वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 100 को हम लोग 10 टू दी पावर 2 लिखते हैं। लॉग का एक फॉर्मूला होता है, अगर कुछ पावर में है तो वो सामने आ जाता है, तो 2 लॉग 10। तो लॉग 100 को हम लोग बोल सकते हैं 2 लॉग 10। लॉग 10,000 को हम लोग बोल सकते हैं लॉग 10 टू दी पावर 3, यानी कि 3 लॉग 10। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। अब मैंने 3 इंटू 1 ही क्यों लिखा, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ये 2 सामने था, ये 3 हो गया, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। और 10,000 का हो जाएगा 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10,000 का हम लोग का हो जाएगा ये वाला 4 है ना, ये 4 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 4। ये देखो 10,000, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 10 टू दी पावर 4। तो 4 लॉग 10 यानी कि 4 इंटू 1 यानी 4, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब देखो जैसे ये 1 2 3 4 में ट्रांसफर हो गया, अब हम लोग यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन हम लोग को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था वो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 लिख के इसका प्लॉटिंग कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। जैसे 2012 में 1 यानी कि ये यहाँ पर हो जाएगा। 2013 में 2 आ गया, मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा। 14 में 3 आ गया, ठीक है, और 15 में 4 आ गया, ठीक है। और ये देखो हम लोग अगर इसको ऐड कर देते हैं तो ये हम लोग का लाइन डायग्राम बन गया। मतलब जब वाइड फ्लक्चुएशन होगा, बस इतना याद रखो, लॉग का प्रोसेस जरूरी नहीं है, ये तो मैंने समझाया था कि तुम लोग को ऐसा ना लगे कि 1 2 3 4 कैसे हो गया। यहाँ पर तुम लोग को बस इतना से याद रखना है कि अगर वाइड फ्लक्चुएशन डेटा है तो हमें लॉग चार्ट या फिर जिसका और एक नाम है रेशियो चार्ट, उसे हमें यूज करना चाहिए डेटा को प्लॉट करने के लिए, अदरवाइज हम लोग डेटा को प्लॉट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखो लॉग वाई इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी, लॉग वाई यहाँ पर वेरिएबल वाई का काम करेगा, ठीक है। वेरिएबल्स जो ज्यादा फ्लक्चुएटेड था उसे हम लोगों ने लॉग यूज करके कंसाइज कर लिया, ठीक है। अच्छा अब इसमें नेक्स्ट और 2 पॉइंट ऐड करेंगे। फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट, सीरीज ऑफ सेम यूनिट मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड। ये भी बताते हैं क्या होता है मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड, ठीक है। अगर
दो या दो से ज्यादा सेम यूनिट का डेटा होता है तो मल्टीपल लाइन चार्ट यूज होता है। ये जब तक नहीं यहाँ पर लिख के करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा मल्टीपल लाइन चार्ट कैसे यूज होता है। जैसे मान लो किसी कंपनी का 2 साल का हमें जो है सेल बता रखा है, ठीक है, जैसे कि ये हो गया कंपनी का क्या है, सेल है, ठीक है, सेल ईयर 1 और ईयर 2 का, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये सेल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेल, यहाँ भी लिख दिया मैंने सेल, ठीक है। अच्छा, ये रुपीज में, ये भी रुपीज में, ठीक है। तो ये ईयर 1 का और ये ईयर 2 का। ईयर 1 का है 10 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 और ये लिख दिया 15 और 25, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 10, 25 और 25 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते, चलो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 करोड़, यहाँ पर 35 35 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया 48, ठीक है। अब अगर हम लोगों के पास 2 ईयर का सेल्स का डेटा है, अगर हम लोग इसे प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर ईयर लिख देते हैं, ये ईयर लिख देते हैं ऐसे करके, देखो 1 2 3, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 का, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। अच्छा, सेल्स कितना है, 10 15, 10 से लेके मिनिमम 10 से लेके 48 तक है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया 10, फिर इसके बाद यहाँ पर कर दिया 15, फिर यहाँ पर कर दिया 20, गैप लिया है 25 और थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा 25 30, चाहिए तो काफी ज्यादा होगा, ठीक है, इसको 40 कर देते हैं। 25 30 35 और 40, ये रहा 35 और 40, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं तो कैसे प्लॉट प्लॉट होगा, 10 15 25, तो ये हो गया 10, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर में 15, ठीक है। उसके बाद ये 25, ठीक है। हमें दो अलग अलग या फिर जैसे इसको एक काम करते हैं, एक सेल और एक प्रॉफिट, ठीक है, एक सेल और एक प्रॉफिट कर देते हैं कंपनी का 3 साल का, ठीक है। ऐसे लिखो, कंपनी के 3 साल का डेटा दिया है, 3 साल का सेल और उसके अगेंस्ट का प्रॉफिट। प्रॉफिट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये मैंने कर दिया 8 और यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट का डेटा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 10 करोड़ इसमें लिखते हैं 5 और इसमें 15 है, इसमें लिख देते हैं यहाँ पर 7 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 20, ठीक है। तो इतना तक करने का जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 25 तक जाने से ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने सेल का डेटा प्लॉट कर लिया 10 15 और यहाँ पर 25, ठीक है, ये यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 5 7 20, तो ये पहले ऐड कर दिया मैंने। ये कौन सा वाला कर्व हो गया, ये हो गया हमारा सेल वाला, ठीक है। अब प्रॉफिट वाला कर्व बनाते हैं, तो ये देखो 5 7 20, तो 5 मतलब यहाँ से लेके यहाँ 0 से लेके 10 के बीच में 5 होगा, तो इस साल का तो 5 यहाँ पर लगभग हम लोग का यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये इसके अगेंस्ट में होगा, यहाँ ये 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, 7 7 लेने से हम लोग का 5 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और 20 मतलब ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 20 मतलब ये वाला हो गया। तो ये कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। मैंने ऐसे ही फ्री हैंड में किया ना, तो मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ, तुम लोग कोई और डेटा लेके देख लेना, ठीक है। ये सेल देखो, सेल यहाँ पर सेल का कर्व बना लिया और प्रॉफिट मतलब सेम यूनिट है, यूनिट कैसा है, रुपीज में है। तो हम लोगों ने क्या बनाया, मल्टीपल लाइन चार्ट बन गया, देखो लाइन 2 बन गया ना, तो मल्टीपल लाइन चार्ट, ये देखो 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट, मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड। ड्रॉ नहीं करने देगा, बस कंसेप्ट समझने से मतलब है। अगर हमारे पास प्रॉफिट है जिसका यूनिट रुपीज है, सेल है जिसका यूनिट भी रुपीज है, अगर उसको हमें एक ही ग्राफ में दिखाना है, तो ये जो चार्ट बन के रेडी होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट, ठीक है। तो समझने के लिए काफी है, बाकी तुम लोग अच्छे से और भी ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट। अगर यूनिट ही अलग अलग है तो कौन सा चार्ट यूज होता है, तब यूज होता है मल्टीपल एक्सिस चार्ट।
इज यूज्ड, ठीक है, मल्टीपल एक्सेस चार्ट इज यूज्ड। इसको भी हम समझा देते हैं, देखो कैसे होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसी में ऐड करते हैं, ठीक है, कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, यहाँ पर लिख दिया मैंने 15, ठीक है, फिर लिख दिया 23 और ये लिख दिया मैंने 6, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बोल रहा है, ये तो रुपीज में है, ये वाला रुपीज है, और ये नीचे क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इधर हमें एक एक्सेस ऐड करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का लिखते हैं, 0 से लेके कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ पर मैंने वही बना लिया 10, ठीक है, 10, और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया 15, और यहाँ पर लिख दिया 20, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 25, ठीक है। अब इसको देख देख के ये क्या है, ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसका हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया। अब देखो प्लॉट कर लेते हैं, ये लिख लिया, अब प्लॉट करते हैं। पहले है 6 कौन से ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पर 6 का मतलब ये 0 से लेके ये 6, मतलब लगभग हम लोग इसको मान सकते हैं ये कहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ के हिसाब से, ये देखो 6 का मतलब ये हम लोग का 5 था, तो इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये 6 के बीच में आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर 5 और 6 मतलब इस जगह पे आएगा, ठीक है, ये 6 हो गया। अच्छा, उसके बाद है हम लोग का 23 यहाँ से 20 और 25 के बीच में, यहाँ पर देखो 20 और 25 के बीच में, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये देखो 20 और 25 के बीच में मैंने कर दिया, और ये हो गया। फिर यहाँ पर है 6, अच्छा 6 तो मेरा लास्ट वाला था, 15 है, ये पहला वाला 15 था, चलो ये 15 यहाँ पर कर देते हैं, ये यहाँ पर होगा, ठीक है, 15 जो है यहाँ पर होगा, ये मेरा पहला वाला नहीं होगा, सॉरी, ये यहाँ पर नहीं, ये देखो ये 15 हम लोगों का पहला वाला था, उसके बाद 23, उसके बाद जो 6 नंबर आया वो कहाँ पर देंगे, 6 मतलब यहाँ से 0 से लेके 10 के बीच में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया। तो कर्व हम लोग का कैसे होगा, ये 6 नहीं करके कुछ और करते हैं, ताकि ये ऐसे करके, नहीं तो नीचे आ जाएगा कर्व, ठीक है, आ सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें देखने में दिक्कत होगा। ये इसको कर लेते 25, चलो 25 मतलब और भी थोड़ा सा ज्यादा, तो ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पर। अब इसको ऐड करते हैं, ये कौन सा वाला बन गया, ये बन गया नंबर ऑफ एम्प्लॉय का ग्राफ, ठीक है, और ये क्या बना था, ये हो गया प्रॉफिट का, ठीक है, और वो सेल का, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, जब हम लोग का यूनिट सेम है तो मल्टीपल लाइन चार्ट, ठीक है, जब हम लोग का यूनिट अलग है तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट, क्योंकि देखो हम लोगों ने यहाँ पर एक एक्सेस को ऐड कर दिया, ठीक है, इसे बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस चार्ट। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, ये देखो इसका इसके बाद हम लोग को बार चार्ट पढ़ना है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ से भी देख के कर सकते हो, ये देखो ये बार चार्ट, ठीक है, बार चार्ट का मतलब होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है बहुत सारा, जो कि सेम विड्थ और सेम जो है डिफरेंट लेंथ का होगा, ठीक है, सेम विड्थ और अलग अलग लेंथ होगा। ये जो है जो बार चार्ट है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो इसका विड्थ मतलब ये जो गैप है ये सब में सेम होगा, ठीक है, गैप जो है सब में सेम होगा। लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू डेटा के हिसाब से होगा, ठीक है, जैसे जो जितना है उस हिसाब से लेंथ जाएगा हम लोग का, ठीक है, और जो इसके बीच का विड्थ है वो सेम होगा, और ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल का मतलब होता है ऐसा एक शेप जिसका ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखो बार डायग्राम के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बार डायग्राम। बार डायग्राम में बार मीन्स rectangle of same width and of varying
लेंथ लेंथ वेरी करेगा, क्योंकि लेंथ ही तो हमें ये बताता है कि कब कितना अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है, जो भी डेटा है उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पर लिखते हैं ड्रॉन, ये कैसे ड्रॉ होता है, हॉराइजॉन्टली भी ड्रॉ होता है, वर्टिकली भी ड्रॉ होता है। मतलब बार डायग्राम ये ऐसे है, इसके बदले ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये ऐसे करके है ना, ये सारे डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके भी बार डायग्राम बनता है। तो इसीलिए बोल रहा है हॉराइजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से डायग्राम बन सकता है, जिसमें विड्थ जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा। विड्थ का मतलब ये बीच का गैप मैंने बताया, ये दोनों के बीच का गैप, दिस इज विड्थ, ठीक है। और जो हाइट है वो वेरी करेगा, ठीक है, वही तो मैं बताएगा कि डेटा में क्या वेरिएशंस है। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे फॉर कंपेरेबल सीरीज मल्टीपल बार डायग्राम कैन बी यूज्ड, ठीक है। अगर हमें कुछ कंपेयर करना है तो हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम यूज कर सकते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब दिखाते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम अगर यहाँ मिल जाता है, ये देखो, ये है हम लोगों का मल्टीपल, नहीं ये तो सब कंपोनेंट हो गया। मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, ये सब कंपोनेंट है मल्टीपल बार डायग्राम। अच्छा, ये वाला ही तो था मल्टीपल बार डायग्राम। अच्छा, ये देखो, ये वाला भी तो मल्टीपल बार डायग्राम है। एक से ज्यादा बार डायग्राम जो है ये बना हुआ है, और इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर पा रहे, कंपेयर कर पा रहे कि कौन से ईयर में प्रॉफिट कितना है। ये प्रॉफिट का बार डायग्राम बना है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है, सबसे कम ये वाला है, ठीक है, और ये सब मीडियम है। तो ये कंपेयर कर पाते हैं मल्टीपल बार डायग्राम होने की वजह से। ये देखो, ये सब मल्टीपल, बहुत सारे डायग्राम बने हुए, ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, कंपेरेबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे फॉर data divided into multiple component, subdivided और component bar diagram is used, ठीक है। अगर हम लोग का डेटा जो है सब डिवाइडेड है मल्टीपल कंपोनेंट में, तो हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम जो है कंपोनेंट बार डायग्राम यूज करते हैं। ये कौन सा वाला है कंपोनेंट बार डायग्राम, ये वाला है। ये देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये डायग्राम देख के ही बता सकते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि राइस को ऐसे ऐसे ड्रॉ किया गया है, व्हीट के लिए ये यूज किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का कंपोनेंट या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम। कैसे, देखो 2012 में हम लोगों ने सिर्फ राइस का ही जो है प्रोडक्शन नहीं देखा, उसके साथ साथ व्हीट का भी प्रोडक्शन देखा। मतलब 2012 के अगेंस्ट में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कि कितने मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन उस प्रोडक्शन में भी दो पार्ट है, प्रोडक्शन फॉर राइस, प्रोडक्शन फॉर व्हीट, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर मल्टीपल कंपोनेंट बार डायग्राम। ये देखो, ये वाला, ठीक है, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम। ये कैसे होता है, यहाँ पर हम छोटा सा ऐसे ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये देखो, ये मान लो यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ये 2012 है, ये 2013 है, ताकि तुम लोग को याद रह जाए, ठीक है। ये वाला जो है, ऐसा वाला डायग्राम जो है हमें बता रहा है राइस का प्रोडक्शन, और ये वाला जो है ये हम लोग को बता रहा है व्हीट का प्रोडक्शन। तो हम लोग का डेटा जो है सिर्फ ईयर वाइज प्रोडक्शन में डिवाइडेड नहीं है, प्रोडक्शन में भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का प्लॉटिंग, यहाँ पर जो है मेट्रिक टन, कितना मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग यहाँ पर तो बना हुआ, इससे देख सकते हो। हमें तो सिर्फ मतलब कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ड्रॉ तो नहीं करना है। फिर भी एक एग्जांपल के लिए यहाँ से देख लो, सबसे बेस्ट है, या फिर ऐसे अपने लिए एक छोटा सा ड्रॉ कर लो, कभी भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया मल्टीपल कंपोनेंट बार डायग्राम। और एक चीज भी होता है, रिलेटिव कंपैरिजन के लिए हम लोग परसेंटेज में भी बना सकते हैं। फॉर रिलेटिव कंपैरिजन टू होल परसेंटेज बार डायग्राम और डिवाइडेड बार
डायग्राम इज यूज्ड, ये भी बताते हैं, यहाँ पर बना हुआ है देखो। रिलेटिव कंपैरिजन के लिए, ये तो पाई चार्ट हो गया। अच्छा, इसका दिया नहीं है, चलो हम ही बता देते हैं। देखो यहाँ दिया नहीं है, इसका हम बता देते हैं कैसे बनेगा। ये देखो, जैसे मान लो कि रिलेटिव कंपैरिजन के लिए ऐसा डायग्राम, जैसे मान लो ये हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 2019 और यहाँ पर लिख दिया 2020, ठीक है। एक बार डायग्राम बना लिया 2019 का, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि इंडिया का जीडीपी 2019 में कितना रहा। इसका अगर हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कौन से सेक्टर से कैसा आया, ठीक है। हम लोग सेक्टर वाइज प्लॉटिंग कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी सेक्टर से आया 20%, किसी सेक्टर से आया 30%, किसी से आया 35%, ठीक है, किसी से आया 15%। तो इस तरीके से हम लोग इसको जो है प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। इसको जो है प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग जो है साइन यूज किया जाता है डायग्राम को समझाने के लिए कि जीडीपी जो है हर एक सेक्टर में 2019 में कैसा आया। तो क्या बोला था, फॉर रिलेटिव कंपैरिजन टू होल, ठीक है। अगर हम लोगों को पूरा 2019 का जीडीपी एज अ होल परसेंटेज में कंपेयर करना है, ठीक है, तो जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं बार डायग्राम को यूज करके, उसको बोला जाता है रिलेटिव कंपैरिजन टू होल परसेंटेज बार डायग्राम, और डिवाइडेड बार डायग्राम बोलते हैं। ये हो गया डिवाइडेड बार डायग्राम, क्योंकि बार को डिवाइड किया गया है, ठीक है। या फिर इसे हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम बोल सकते हैं। और लास्ट एक ही बचा है, वो भी हम बता देते हैं, पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट यहाँ पर used for circular presentation of data, presentation of data percentage of whole, ठीक है। पूरे डेटा को अगर हम लोग परसेंटेज में डिफाइन करना चाहते हैं, वो भी सर्कुलर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने परसेंटेज में किया, बट बार डायग्राम प्रेजेंटेशन किया। अगर हम लोग इसे सर्कुलर प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं, तो इसे बोला जाता है पाई चार्ट। देखो ये वाला पाई चार्ट है, ठीक है। जो एक सर्कुलर प्रेजेंटेशन में रहेगा, जैसे केक होता है ना, केक को ऐसे करके कट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक एक पीस को क्या बोला जाएगा, पाई। तो ये एक पाई है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है पाई चार्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं समेशन of values of all component or segment are equated to 360-degree total angle of सर्कल। एक सर्कल का टोटल एंगल का होता है 360 डिग्री, ठीक है। हमें क्या करना है, समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट और सेगमेंट आर इक्वेटेड टू 360 डिग्री। मतलब कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर जो एग्जांपल है उससे समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रेवेन्यू कस्टम से कितना आया है, एक्साइज से कितना है, इनकम टैक्स से कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना है, मिसलेनियस, ठीक है। ये एक डायग्राम इसको पाई चार्ट में हमें बनाना है, ठीक है। तो किसी भी 2012 से लेके 2015 का, ये कब तक का है, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट डायग्राम विद ए व्यू टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग डेटा, ठीक है। अब कब तक का है ये नहीं बोला है, हमें रेवेन्यू अलग अलग बता दिया है कौन से सेक्टर से कितना आया है। अभी हमें क्या करना है, इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हमें पहले टोटल ऑफ रेवेन्यू करना पड़ेगा कि वो कितना है। ये देखो यहाँ पर टोटल ऑफ रेवेन्यू बता दिया, परसेंटेज में तो वैसे ही निकाला जाता है ना। ये देखो टोटल ऑफ रेवेन्यू कितना है, 540, ठीक है। अब 540 में कस्टम से आया है 80, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये 80% जो है, 80% नहीं, मतलब रेवेन्यू जो 80 मिलियन है, वो कितना परसेंट जगह बनाएगा सर्कल के अंदर, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको जैसे अगर परसेंटेज में पता करना होता, सोचो, तो हम लोग इसको इंटू करते 100 से। अगर हमें डिग्री में पता करना है, सर्कल का टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री, तो हम लोग को उसे इंटू करना पड़ेगा 360 डिग्री से। तो ये देखो यहाँ पर वही लिख रहा है, समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट, जो कि 540 आया, ठीक है। या फिर सेगमेंट आर इक्वेटेड टू 360 डिग्री, जिसे हमें 360 डिग्री के बराबर यानी डिग्री से इक्वल करना है, ठीक है। तो 80 मिलियंस मतलब 53 डिग्री, 190 मतलब 127 डिग्री, ठीक है। डिग्री में निकाल लेंगे, और ये कैसे निकलेगा, और उससे हमें एंगल मिलेगा, ठीक है। डिग्री का मतलब तो एंगल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देते हैं, सेगमेंट एंगल इक्वल टू सेगमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360
डिग्री। ये देखो सेगमेंट वैल्यू किस सेगमेंट से, कस्टम सेगमेंट से, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे अगर समझ के करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा। अब इसको प्लॉट करना पड़ता है। ठीक है, प्लॉट करने से इस तरीके से अलग अलग साइन का यूज करके हम लोग इसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये देखो हम लोग का प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लेकिन हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो है एनालिसिस ऑफ डेटा पढ़ेंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन हम लोग सबसे पहले कुछ जो है यहाँ पर एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है वो पहले करेंगे। तुम लोग एक काम करो, 1 से लेके 20 तक, ये यहाँ पर 1 से लेके 20 तक एमसीक्यूज जो है तुम लोग करके देख सकते हो, क्योंकि हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है 1 से लेके 20 तक अगर तुम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ये वाला, ये देखो यहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेट ए का 1 से लेके तुम लोग आराम से क्वेश्चन 20 क्या 21 24 ये सारे ही कर सकते हो। 28, हाँ अच्छा और भी बढ़ेगा, 30 31 33 ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा 40 41। हाँ तो ये पूरा ही कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा ही एक्सरसाइज है, सेट ए पूरा ही हम होमवर्क देते हैं, ये तुम लोग कर सकते हो सेट ए। ठीक है, ये तुम लोग को हम होमवर्क देते हैं, ये नेक्स्ट दिन करवाएंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।